पोरस सोचने लगा, पारस से मशवरा करेगा। उस वक्त पारस पागल खाने के दफ्तर में सीनियर डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। एक गार्ड ने आकर कहा, सर, जूली को जिस सेल में बंद किया गया था उस सेल की 2 पागल औरतों ने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया है। डॉक्टर ने कहा, जूली को फौरन यहाँ लाओ, ये तो बहुत ही खतरनाक पागल औरतें हैं। गार्ड चला गया। डॉक्टर ने पारस से कहा, यह औरत पहले भी कई बार जीनी से मिलने आ चुकी है। जीनी को अपनी छोटी बहन कहती है। उससे मिलने के इजाजतनामे पर भी यही लिखा होता है। पता नहीं अब ये खुद कैसे पागल हो गई है। वो डॉक्टर वहां का तमाम मामला और अमरीकी अकाबरी नहीं जानते थे कि बाबा साहब के दायरे के कई टेलीपैथी जानने वाले उन सबके दिमागों पर छाए हुए हैं। और पागल खाने की इमारत के अहाते के बाहर फहमी और अली तैमूर की रहनुमाई में हमारे टेलीपैथी जानने वाले जासूस उन मुखालिफ मुसल्लह मुहाफिजों को ढूंढ ढूंढ कर हलाक कर रहे हैं, जो जीनी को वहां कैद रखने और उसकी निगरानी करने के लिए कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। जीनी अमेरिका की आखिरी टेलीपैथी जानने वाली थी, इसलिए तमाम मुसल्लम मुहाफिजों को हुक्म दिया गया था कि वो पागल खाने से फरार होकर बाहर निकले तो उसे फौरन गोली मार दें। जब वहां ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए 24 अदद टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लिए गए तो बाबा साहब के दायरे से फैसला किया गया कि रुपोश रखी जाने वाली जीनी को हासिल किया जाए, क्योंकि वो बहुत सी खूबियों की मालिक थी। बस कभी कभी अब नॉर्मल हो जाया करती थी और ये कोई ऐसी बात नहीं थी। बाद में उसका इलाज किया जा सकता था। 2 गार्ड्स जूली को 2 तरफ से सहारा देकर लाए। वह जख्मों से चूर थी। उसके चेहरे और जिस्म के कई हिस्सों से लहू बह रहा था। उसे कुर्सी पर बिठाया गया। वो बुरी तरह मार खाने के बायस हाँप रही थी और तकलीफ से करा रही थी। पारस उसके अंदर मौजूद था ताकि वह हमारे मनसूबे के खिलाफ कोई बात न उगल दे। डॉक्टर ने जूली से कहा, इन 2 पागल औरतों में से एक बीमार और कमजोर है, दूसरी जवान और सेहतमंद है। उसका नाम मार्था है। क्या इसी ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है? जूली इनकार में सर हिलाकर बोली, उसका नाम मार्था होगा, लेकिन वो मुझ पर हमला करते हुए खुद को फहमी कह रही थी। चैलेंज करती जा रही थी कि मैं जबरदस्त फाइटर हूं तो उस पर हमले करूं, लेकिन मैं एक भी हमला न कर सकी। वो बिजली की तरह लपक लपक कर मेरी पिटाई करती रही। डॉक्टर ने कहा, हम उससे सजा देंगे। तुम वैसे तो नॉर्मल हो, फिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि यहाँ भेज दी गई? मैं नॉर्मल हूँ, आप मुआयना करके मुझे यहाँ से छुट्टी दें। तब भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? उसने इतनी पिटाई करने के बाद कहा है कि मुझे यहाँ रहना होगा। अगर इस इमारत से बाहर जाऊंगी तो वो मुझे जान से मार डालेगी। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, जब हम मार्था को यहाँ कैद रखेंगे तो वो बाहर जाकर तुम्हें कैसे जान से मारेगी? मुझे मारने वाली यहाँ अंदर नहीं बाहर है। वो बाहर रहकर इस सेल के अंदर मेरी पिटाई कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, अपनी बात से साबित कर रही हो कि नॉर्मल हो। तुम्हारे दिमाग में किसी का खौफ समाया हुआ है। तुम्हारी पिटाई की मार्था ने और तुम समझ रही हो किसी बाहर वाली ने ऐसा किया है। उसने गार्ड से कहा, इसे मरहम पट्टी के लिए ले जाओ, किसी अलग सेल में रखो। ऐसे वक्त अली ने कहा, पारस, बाहर जितने गनमैन थे हम उनमें से एक के जरिए दूसरे के दिमाग में पहुंचते रहे और उन्हें हलाक करते रहे। वो सब दिन के वक्त ड्यूटी पर रहते थे। शाम होने वाली है। नाइट ड्यूटी करने वालों के आने से पहले जीनी को लेकर वहां से निकलो। हमारी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी अभी वहां पहुंचने वाली है। पारस ने पोरस को मुखातिब करके बताया। जीनी को लेकर फरार होने का वक्त आ गया है। टेलीपैथी जानने वाले जासूस सीनियर डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं। वहां सलाखों वाला दरवाजा खोलकर तुम दोनों को बाहर निकालेगा। पोरस ने कहा, जीनी में जो खूबियां उनमें से एक ये है कि उसका बदन सांप की तरह लचकीला है। वो अपने बदन को सुकेड़कर सलाखों के दरमियान से गुजर कर बाहर गई है। मुझसे कहा है वो अभी चाबी लाकर ताला खोलकर मुझे यहाँ से निकालेगी। क्या वो चाबी लेने वहां नहीं पहुंची है? अभी तक नहीं पहुंची है। क्या कह रहे हो? उसे गए 20 मिनट हो चुके हैं, जबकि वो चाबी लेने 10 मिनट में दफ्तर पहुंच सकती है। यार, तूने उससे अच्छी तरह दोस्ती की थी या नहीं? तू दोस्ती की बात कर रहा है? हमने तो शादी करने का भी फैसला कर लिया। वो मुझसे मुतासिर है, मुझे धोखा नहीं देगी। पारस सीनियर डॉक्टर के साथ चाबी लेकर गया। जिस सेल में उसे और पोरस को बंद किया गया था वहां तक जाने के रास्ते में जीनी नजर नहीं आई। सेल के अंदर पोरस तनहा खड़ा था। उसका ताला खोला गया। पारस ने पूछा, कहाँ है तेरी होने वाली दुल्हन? यहाँ से दफ्तर तक हमें नजर नहीं आई। डॉक्टर ने कहा, शायद वो उस दूसरी राहदारी से गई है। वो तीनों दौड़ते हुए दूसरी राहदारी से गुजरते हुए दफ्तर में आए, लेकिन वो नजर नहीं आई। डॉक्टर ने खतरे का अलार्म बजा दिया, जिसका मतलब था कोई खतरनाक पागल फरार हो गया है। कई गार्ड्स इमारत के अंदर और बाहर अहाते में उसे तलाश करने लगे। पारस ने अली से कहा, जीनी अचानक कहीं गायब हो गई है। अली ने कहा, यूं ही कैसे गुम हो जाएगी? क्या किसी ने उसे अगवा किया है? क्या तुम उसके दिमाग में जा सकते हो? पोरस ने कहा, मैं 3 बार उसके दिमाग में जा चुका हूँ। वो सांस रोक लेती है। अली ने पूछा, क्या वो तुम्हारे ज़ेर असर नहीं आई थी? तुम्हारी मुखालिफ थी? हम तो शीरो शक्कर हो गए थे। वो तो मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर कुछ अब नॉर्मल है। ऐसी बातें करती है जिसे कोई मान नहीं सकता। अब ऐसी हरकत कर रही है कि दोस्ती करके दूर जाने वाली बात समझ में नहीं आ रही है। अली ने कहा, यह तो हो सकता है कि उसकी दिमागी रो फिर बह गई हो। फिर ऐसा होगा तो वो फिर दुश्मनों के हत्थे चढ़ सकती है। जस्ट अ मिनट, मैं अभी बात करता हूँ। फिर अली ने थोड़ी देर बाद कहा, पोरस, हमने जो बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी थी वो पागल खाने के आने गेट तक पहुंची थी। जिनी वहां के 2 मुसल्ला गार्ड्स को हलाक करके बुलेट प्रूफ गाड़ी के ड्राइवर पर हमला करते हुए उसे गाड़ी से नीचे फेंककर वो गाड़ी लेकर फरार हो गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी के ड्राइवर ने अभी फ़ोन पर मुझे बताया है। पोरस ने कहा, अली, ऐसे वक्त उसका एबनॉर्मल होना खुद उसके लिए खतरनाक है।
तुम बाहर हो, तमाम टेलीपैथी जानने वाले सुरागरसानों के जरिए इलाके की नाकाबंदी कराओ। ये तो मालूम हो चुका है कि वो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ी में है, उसे घेरा जा सकता है। अली ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। पारस और पोरस उस पागल खाने की इमारत को छोड़कर अपनी गाड़ी में आए, फिर वहां से जाते हुए आगे पीछे और दाएं बाएं देखते रहे। पोरस ने फिर 2-4 बार उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिशें की, लेकिन वह हर बार सांस रोकती रही, जैसे उसे जानती ना हो और कभी उसे देखा तक ना हो। उन्होंने बड़ी चालबाजी और राजदारी से नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कराई थी। करोड़ों डॉलर्स खर्च किए थे, लेकिन उसकी तैयारी के बाद बहुत बुरे नताइज सामने आए। वो सिर्फ 24 अफराद को टेलीपैथी का इल्म सिखा पाए। मिसाइलों ने मशीन के पुर्जों के भी पुर्जे कर दिए। उस मशीन के खुफिया अड्डे और उसकी निगरानी करने वाले अफसरों और फौजी जवानों को भी हलाक कर दिया। इस कदर नुकसान उठाने के बावजूद वो रूस के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। बाबा साहब के इदारे की तरफ से ऐसी खामोशी थी जैसे वो इस मामले से बेखबर हों। नुकसान कई तरह से हुआ। नई मशीन से टेलीपैथी का इल्म हासिल करने वाले मिसाइल दागने के लिए रूसी फौजियों के दिमागों में गए थे और हमारी नज़रों में आ गए थे, क्योंकि हमारे इदारे के नए टेलीपैथी जानने वाले कई सुराग रसा रूसी फौज के अफसरों और जवानों के दिमागों में पहले से मौजूद थे। उन 6 नए ख्यालख्वानी करने वालों के अंदर पहुंचकर भी हमने खामोशी इख्तियार की, उन्हें खुशफहमी में रखा कि उनके दिमागों में कोई नहीं। उनका एक और ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। उनके बाकी 18 टेलीपैथी जानने वाले लापता हो गए थे। यकीन था कि वो जिंदा होंगे, लेकिन अपने अकाबरीन से राब्ता नहीं कर रहे थे। हकीकतन वो जिंदा थे। ट्रांसफार्मर मशीन के गुजरने के बाद जो गशी और कमजोरी तारी होती है, उसे दूर करने के लिए उन्हें अलास्का से दूर दूसरी स्टेट के अस्पताल में भेज दिया गया। उन 18 में से 3 फौज के बड़े अफसर और 15 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते थे। उनमें से सीनियर अफसर का नाम क्रेमर पाउस था। वो अस्पताल पहुंचने के बाद उन अफसरान से टेलीपैथी के जरिए रब्ता रखता था, अपनी और दूसरे साथियों की खैरियत से मुतला करता था। उसने बताया कि अब उनकी कमजोरियां इस हद तक दूर हो गईं कि वह अस्पताल में चल फिर सकते हैं, दूसरे दिन तक दौड़ने के काबिल हो जाएंगे। दूसरे दिन क्रेमर हाउस एक अफसर से बातें कर रहा था। अचानक धमाका सुनाई दिया। अफसर ने कहा, क्रेमर, यहाँ एक मिसाइल आकर गिरा है, हमारे लिए खतरा है, हम यहाँ से। उसकी बात पूरी होने से पहले दूसरा धमाका सुनाई दिया। इसके साथ ही क्रेमर हाउस की सोच की लहरें वापस आ गईं। इसका मतलब था जिससे राब्ता हो रहा था वो अफसर भी मारा गया। क्रेमर ने बाकी 2 अफसरों को इस सिलसिले में बताया। उन्होंने दूसरे अफसरों और मशीन के माहिरीन से राब्ता किया। उनके दिमाग भी मुर्दा हो चुके थे। तीनों अफसरों ने बाकी 15 टेलीपैथी जाने वाले साथियों से कहा, दुश्मन ट्रांसफार्मर मशीन को और वहाँ के तमाम अमले को फना कर सकती हैं, वो यहाँ तक भी पहुँच सकती हैं, लिहाजा हमें फ़ौरन यहाँ से दूसरी किसी पनाहगाह में जाना चाहिए। सब ने इस बात से इत्तफाक किया। फिर वो एक एक करके मुख्तलिफ बहानों से अस्पताल के बाहर जाने लगे, ताकि अस्पताल वाले भी उनकी मुंतकली से बेखबर रहें। उन्होंने मिलने के लिए एक जगह मुकर्रर की थी। उन्होंने वहाँ मुलाकात की, फिर मुख्तलिफ गाड़ियाँ हासिल करके उस स्टेट से भी बाहर जाने लगे। वो अलग अलग गाड़ियों में थे, लेकिन ख्यालख्वानी के जरिए तबादला ख्याल कर रहे थे। क्रेमर ने कहा, हम बरसों से फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वालों की चालबाजियाँ देखते आ रहे हैं। एल्पा भी मक्कार है। आओ हम सब मिलकर यह फैसला करें कि कभी उन सबसे टेलीपैथी के जरिए रब्ता नहीं करेंगे। सब ने तायद की। दूसरे अफसर जॉन बिल्डर ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम दुश्मन टेलीपैथी वालों से महफूज रहना चाहते हैं तो हम अपने अमरीकी अकाबरीन से भी रब्ता नहीं करेंगे। बड़ी राजदारी से खामोश रहकर अपने वतन की खिदमत करेंगे। एक टेलीपैथी जानने वाले ने कहा, यह दुरुस्त है। हम अपने अकाबरीन में से किसी के दिमाग में जाएंगे तो दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले पहले की तरह कई हथकंडों से हम तक पहुंच जाएंगे। दूसरे ने कहा, अगर हम अपने अकाबरीन के दिमागों में नहीं जाएंगे, दुश्मनों के दिमागों में भी नहीं जाएंगे, तो हमें सही हालात को और अपने अकाबरीन की मुश्किलात का इल्म कैसे होगा। जॉन बिल्डर ने कहा, सोचने समझने में जल्दबाजी नहीं की जाए। हम अपनी जहानत से काम लेंगे तो टेलीपैथी को हथियार बनाने के लिए नए रास्ते निकाल सकते हैं। वो सब एक बहुत पुरानी इमारत के सामने रुक गई। क्रीमर पाउस ने कहा, इस इमारत के आसपास दूर तक आबादी नहीं है। वैसे तो ये खाली नजर आ रही है, लेकिन ऐसी वीरान इमारतें जुराइम का अड्डा बन जाया करती हैं। तीसरे अफसर जैकी ओल्ड ने कहा, हमें मोहतात रहकर इसके अंदर जाना चाहिए। अगर कोई ना हो तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें तहखाना भी हो सकता है। वो सब मोहतात अंदाज में टूटे हुए दरवाजों और खिड़कियों से अंदर गए। इमारत के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अलावा छत को भी देखा। ऐसी जगह तलाश करते रहे जहां तहखाने का चोर दरवाजा हो सकता था। अभी दिन का वक्त था। जैकी ओल्ड ने 2 मातियतों से कहा, एक गाड़ी लेकर किसी करीबी टाउन में जाओ। वहां से पेट्रोमैक्स, लालटेन, कैरोसिन, ऑयल, माचिस के पैकेट, पीने का साफ पानी और कुछ दिनों का राशन ले आओ। जहां भी खरीदारी करो, अपनी आवाज़ें बदल कर बातें करो। उनके जाने के बाद वो सब वहां की सफाई करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि दुश्मनों से महफूज रहने के लिए ऐसे तरीके इख्तियार किए जाएं कि वो कभी हमारे साय तक भी ना पहुंच पाएं। फिर वह इत्मीनान से एक मेज़ के अतराफ बैठकर अपने अपने तौर पर मशवरे देने लगे। जॉन बिल्डर ने कहा, हम दिन रात बाहर जाते आते बातें करते रहते हैं, ये नहीं जानते कि कोई टेलीपैथी जानने वाला कब हमारी आवाज़ और लहजा सुनकर हमारे अंदर आ जाए। आप सोचें कि हम हमेशा गूंगे बनकर रह सकते हैं। एक ने कहा, यह मुमकिन नहीं है। हम अपने घर के अंदर बोलेंगे, नींद में बड़बड़ाएंगे तो दुश्मन सुन सकता है। जॉन बिल्डर ने कहा, हम सचमुच गूंगे बन जाएं तो हम कुदरत के खिलाफ गूंगे कैसे बन सकते हैं।
अगर हम एक दूसरे पर तनवीमी अमल करके दिमाग में यह नक्श कर दें कि हम हमेशा गूंगे रहेंगे, जुबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं करेंगे, तो ऐसे अमल के असर से हम बिल्कुल तन्हाई में भी कुछ बोलना चाहेंगे तो नहीं बोल सकेंगे। कितने ही साथियों ने तायद की ऐसा मुमकिन था। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले जब किसी के दिमाग में पहुंच नहीं पाते तो उसे असाबी कमजोरी की दवा खिलाकर या उसे जख्मी करके उसके लब लहजे के मुताबिक दिमाग में पहुंच जाती हैं। कोई गूंगा हो तो उस पर शुबा नहीं होगा, शुबा होगा तो दुश्मन ना उसका लब लहजा सुनेगा और ना ही उसे जख्मी करके उसके दिमाग में पहुंच सकेगा। जैकी होल्ड ने कहा, यह ज़बरदस्त आइडिया है। तनवीमी अमल कुछ इस तरह करना चाहिए कि दिमाग लॉक हो जाएं, दिमागों में पहुंचकर भी हमारे ख्यालात दुश्मन पढ़ ना सके। दो ही ज़राए से ख्यालात पड़ जाती हैं, एक तो लब लहजा सुनकर, दूसरा आंखों में झांक कर। लेकिन हम अपनी आंखों पर आई लेंस चढ़ाए रखेंगे, वो लेंस हमारी आंखों के मुताबिक होंगे तो किसी को भी शुबा नहीं होगा। ये दोनों आइडियाज़ वंडरफुल हैं, लेकिन हम दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों के इरादे और मंसूबे पढ़कर बोलचाल के जरिए जवाबी कार्रवाई कैसे करेंगे? हम कागज़ पर लिखकर एक दूसरे को मशवरे दे सकते हैं और हम एक ही मुल्क में नहीं रहेंगे। जब भी एक दूसरे से कुछ कहना होगा तो फैक्स के जरिए अपनी तहरीर भेज दिया करेंगे। बाय गॉड, तमाम बेहतरीन आइडियाज़ हैं। हम आज एक दूसरे पर तनवीमी अमल करके सब के सब गूंगे बन जाएंगे और कल यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक में चले जाएंगे, चेहरे भी तब्दील कर लेंगे। अमल करने से पहले हमें चंद ज़रूरी बातों पर गौर करना चाहिए। हम में से 4 साथी ऐसे हैं जिनकी बीवियां और बच्चे हैं। बीवियों को इतनी अहमियत नहीं दी जा सकती, हमारे गुम होने के बाद वो साल 2 साल में दूसरी शादियां कर लेंगी, लेकिन बच्चों की मोहब्बत दिल से नहीं जाएगी। ये 4 बच्चों वाली साथी उनकी मोहब्बत को दिल से कैसे निकाल सकती हैं? दूसरे ने कहा, यह एक अहम नुक्ता है। अगर ये 4 साथी दूर ही दूर से बच्चों को प्यार से देखेंगे या किसी बहाने करीब जाकर एक अजनबी बनकर उनसे बातें करेंगे तो अपने मुखालफिन की नज़रों में आ जाएंगे। एक साथी ने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। मैं दोनों से जान देने की हद तक प्यार करता हूँ। मेरे बाकी 3 साथी भी यकीनन अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते होंगे। दूसरे साथी ने कहा, जब से हमने रूपोश रहने का फैसला किया है तब से यही सवाल जहन में चुभ रहा है कि हम अपने बच्चों को उनकी माँ या उनके सौतेले बाप के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकेंगे कि ऐसे में हमारा दिलो दिमाग सुकून से रहेगा। अफसर क्रेमर पाउस ने कहा, मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानियां देने के लिए बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अगर ये 4 साथी अपने दिलों पर सिर्फ इतना जबर करें कि अपने बच्चों को दूर से नहीं देखेंगे, उनकी सलामती और बेहतरी के लिए मुल्क छोड़कर यूरोप या एशिया के किसी मुल्क में चले जाएंगे तो उनके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत शानदार रहेगा। शानदार कैसे होगा? हम पहली और आखिरी बार अमेरिकन अकाबरीन को फैक्स करेंगे। उसमें लिखेंगे कि हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों से अपने मुल्क और कौम को महफूज रखने के लिए रूपोश रहा करेंगे। अपनी हुकूमत के किसी योगा जानने वाले ओहदेदार से भी रब्ता नहीं करेंगे। इसके एवज अपने सिर्फ 4 साथियों की बीवियों और बच्चों की सलामती और शानदार जिंदगी चाहते हैं। जो दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाएगा उससे हम निमट लेंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से उन्हें हर तरह आराम व आसाइश मुहैया किया जाए। सब ने इस फैसले की तायद की। एक ने पूछा, हमारे एक दूसरे से रब्ता कैसे रहेगा? क्योंकि हम मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में रहेंगे, अपने अपने चेहरों से भी नहीं पहचाने जाएंगे। फैक्स के जरिए चंद सेकंड में पैगाम पहुंच जाता है, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि हमारा कौन साथी कहाँ है और उसे किस फैक्स मशीन पर पैगाम देना है? एक अफसर जैकी होल्ड ने कहा, इस दुनिया में बड़ी बड़ी $multi-million और पाउंड्स के बिजनेस करने वाली कंपनियां। हम 18 अफराद, मुख्तलिफ 18 कंपनियों के मालकान, जनरल मैनेजर और फैक्स मशीन को अटेंड करने वाले मुलाजमीन के दिमागों में जगह बनाए रखेंगे और दिन रात के जिस हिस्से में हमें पैगाम देना होगा अपने कोड नेम के साथ फैक्स के जरिए पैगाम देंगे। हम उसे उस कंपनी के मालिक, जनरल मैनेजर या फैक्स अटेंडेंट के दिमाग में पहुंचकर मालूम कर लेंगे। दूसरे अफसर जॉन बिल्डर ने कहा, इससे भी आसान एक तरीका है। हम अपनी हुकूमत से कहेंगे कि वाशिंगटन में हमारे लिए फैक्स मशीन का एक शोबा कायम करे। वहाँ जितनी मशीनें होंगी हमारे पैगामात पहुँचाएंगी, हम उन्हें पढ़ लिया करेंगे। हमारे अकाबरीन और हमारे दुश्मन उन पैगामात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे कोड नेम और कोड वर्ड्स सिर्फ हम 18 साथियों की समझ में आया करेंगे। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए। वो उसी वक्त से अपने मंसूबों पर अमल करने लगे, एक दूसरे को नींद की गहराई में पहुंचाकर उन पर तनवीमी अमल करने लगे। वो 2-2 की तादाद में अलग अलग कमरों में अमल करते रहे। उनकी तादाद ज़्यादा थी, फिर हर मामूल को घंटे 2 घंटे के लिए तनवीमी नींद सोना पड़ता था, इसलिए इस काम में दूसरा दिन भी गुजर गया। दूसरी शाम तक वो 18 अफराद गूंगे बन चुके थे और सब ने तनवीमी अमल की मियाद 3 माह रखी थी। 3 माह के इख्तिताम से पहले एक दूसरे पर फिर वैसे ही अमल करना लाजमी था। उन्होंने एक दूसरे के दिमाग को लॉक नहीं किया था ताकि अचानक कोई दुश्मन उनके दिमाग में आए तो उसे गूंगे दिमाग से सोच का एक लफ्ज़ भी सुनाई ना दे। फिर उन्होंने दूसरे दिन रवानगी से पहले फैक्स का एक मजमून यूँ लिखा, हमारे वतन अजीज़ अमेरिका के अकाबरीन के लिए खुशखबरी है कि हम 18 टेलीपैथी जानने वाले जिंदा सलामत हैं, लेकिन अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए हम हमेशा रूपोश रहेंगे। आप हजरात से भी रब्ता नहीं करेंगे। हमारे लिए एक फैक्स का शोबा कायम किया जाए। वहाँ अनजाने कोड नेम और कोड वर्ड्स के जरिए जो तहरीरें आएंगी उन्हें 24 घंटे तक महफूज रखा जाए, फिर उन्हें जला दिया जाए। हम में से 4 साथियों के बीवी बच्चे हैं, उनके नाम और पते दर्ज किए जा रहे हैं। हमारी फ़र्ज शनासी के पेश नज़र उन्हें शानदार ज़िंदगी गुजारने
और बच्चों का भी शानदार मुस्तकबिल बनाने की जिम्मेदारियां आप पर हैं। अगर दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे या उनके जरिए आपको ब्लैकमेल करेंगे तो आप उनकी धौंस में ना आएं। हम उन बीवियों और बच्चों की हिफाजत करने के लिए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस फैक्स के पहुंचने तक हम 18 साथी एक दूसरे से जुदा होकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में जा चुके होंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस फैक्स के मुताबिक अमल करेंगे। आखिरी अहम बात यह है कि अपने बाकी 6 साथी टेलीपैथी जानने वालों पर भरोसा न करें। दैट्स ऑल। वो सब दूसरे दिन मुख्तलिफ फ्लाइट से मुख्तलिफ ममालिक की तरफ चले गए। अपनी अपनी पसंद के शहरों में पहुंचने के बाद एक अफसर ने वो तहरीर वहां से फैक्स की। फिर वो शहर भी छोड़कर चला गया। जब अमरीकी काबरीन को वो फैक्स मिला तो उसे पढ़कर खुशी से बाग बाग हो गए। एक तवील अरसे के बाद उन्हें यह फ़ख्र हासिल हुआ कि अब वो एटमी कुव्वत के अलावा टेलीपैथी की कुव्वतों में बर्तरी हासिल करते रहेंगे। गुरु घनश्याम नारंग से दोस्ती करने के बाद अल्पा अंदर ही अंदर खौफजदा थी। ये समझ रही थी कि उस पर बुरा वक्त आ चुका है। अगरचे गुरु नारंग ने उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन वह दिमाग पर दस्तक दिए बगैर चले आते थे और वह उन्हें महसूस नहीं कर पाती थी। उधर नीलमा आत्मशक्ति मुकम्मल करने के लिए कहीं तपस्या में मसरूफ थी। जब वो मुकम्मल आत्मशक्ति हासिल कर लेती तो वो भी अल्पा जैसी योगा जानने वाली के दिमागों में भी बिला रोक टोक जाने के काबिल हो जाती। ये यकीनी बात थी कि गुरु नारंग और नीलमा दोनों ही अल्पा के दिमाग पर हुकूमत करने वाले थे। वो परेशान होकर ब्रेन आदम को तमाम हालात बताकर बोली, बिग ब्रादर अब क्या होगा? मैं उनकी कनीज बन जाऊंगी तो हमारी तमाम यहूदी कौम भी उनकी गुलाम बनकर रहेगी। ब्रेन आदम ने कहा, यह ऐसा तशवीशनाक मसला है जिसका हल समझ में नहीं आ रहा है। उनकी महकूम बनने की बात सोचती हूँ तो मर जाने को जी चाहता है। तुम्हारी मौत के बाद भी वो दोनों हमारे सरों पर सवार रहेंगे। हमारी तुम्हारी मौत से ये मसला हल नहीं होगा। बिग ब्रादर, बड़ी साजिशों के बाद ये मुल्क इसराइल वजूद में आया है। अगर ये मुल्क ख़त्म होगा तो पूरी यहूदी कौम दर बदर मारी मारी फिरेगी या फिर गुरु नारंग और नीलमा की गुलाम बनकर रहेगी। एक तरफ वो आत्मा टेलीपैथी जानने वाले हैं, दूसरी तरफ रूहानी टेलीपैथी जानने वाले हमेशा खतरा बने रहते हैं। मैं अकेली हूँ। सांस रोकने के बाद भी उन्हें अपने अंदर आने से नहीं रोक सकूंगी। हमारा क्या होगा? हाँ, वो 6 अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले भी गुरु नारंग की मुट्ठी में हैं। गुरु नारंग, नीलमा और बाबा साहब के इदारे वाले ऐसे ज़बरदस्त हैं कि तुम तनहा वाकई कुछ नहीं कर सकोगी। लेकिन अल्पा, ऐसे वक्त सोचा जाता है कि जो होना है वो तो होगा। अगर हम मायूस और परेशान होंगे तो मुसाइब को टालने की कोई तदबीर सुझाई नहीं देगी। मैं तो सोच सोच कर थक गई हूँ। बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। ना पारस मेरे आंसू से पिघलेगा, ना बाबा साहब के दार से कोई हमायत हासिल होगी। ऐसे वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। ब्रेन आदम ने रिसीवर उठाकर कहा, मैं आर्मी इंटेलिजेंस का डीजी बोल रहा हूँ। मैं अमेरिकन आर्मी का एक जनरल बोल रहा हूँ। हमारे पास एक फैक्स आया है। मैं चाहता हूँ अल्पा मेरे दिमाग में आकर देखे और फैक्स की तहरीर सुने। इत्तफाक से अल्पा मौजूद है, यूँ समझे वो आपके अंदर पहुँच चुकी है। अल्पा ने उसके दिमाग में आकर पूछा, हेलो जनरल, फैक्स कहाँ से आया है? ये हमारे 18 टेलीपैथी जानने वालों के पास से आया है। ताज्जुब है। वो ख्याल ख्वानी के जरिए बोल सकते थे, फिर फैक्स भेजने की वजह क्या है? इसकी वजह दानिशमंदी है। वह सब हमारी तवक्को से ज़्यादा ज़हीन साबित हो रहे हैं। पहले तुम फैक्स की तहरीर सुन लो, फिर दूसरी बात करो। जनरल ने उसे फैक्स पढ़कर सुनाया। अल्पा ने इसे तवज्जो से सुना, फिर कहा, जनरल, मैं तुम्हें और तमाम अमरीकी काबरीन को मुबारकबाद देती हूँ। तुम्हारे 18 टेलीपैथी जानने वाले निहायत दानिशमंदी से काम कर रहे हैं। उनमें से कोई तुम लोगों को भी अपनी आवाज़ सुनाना नहीं चाहता। वो जानते हैं कि रूहानी और आत्मा टेलीपैथी वाले उनके योगा जानने के बावजूद दिमाग में चले आएंगे। मैं भी योगा जानती हूँ और ये समझती हूँ कि उनमें से किसी को अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकूंगी। गोया तुम खतरात में गिरी हुई हो। हाँ, तुम्हारे 18 ख्याल ख्वानी करने वाले बड़ी हिकमत अमली से बच रहे हैं। मैं नहीं बच पाऊंगी। तुमने अब से पहले रब्ता किया था तो गुरु नारंग की दोस्ती पर खूब इतरा रही थी। अब क्या हुआ? यही कह सकती हूँ, कभी कमाल और कभी जवाल। बहरहाल मैं जा रही हूँ। वह वापस आकर ब्रेन आदम को 18 टेलीपैथी जानने वालों के मुतल्लिक बताने के बाद बोली। उन्होंने अपनी आवाज़ और लबो लहजे बदल दिए हैं। रूहानी और आत्मा टेलीपैथी जानने वालों से बचने के लिए पता नहीं और कैसे कैसे तरीके इख्तियार कर रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए तो एक भी बचाव का तरीका नहीं रहा। ब्रेन आदम टहल रहा था और सोच रहा था। फिर उसने कार की चाबी उठाकर कहा, अल्पा, तुम जहाँ भी हो फ़ौरन निकलो और हैफा के सीना गूंज के पिछले गेट के सामने बंगले में पहुंचो। मैं आ रहा हूँ। वो बाहर आकर कार में बैठ गया। फिर इसे ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन से रब्ता किया और कहा, मैं हूँ ब्रेन आदम। मैं हूँ आपका खादम जमाल रॉबिन। रॉबिन, मैं घर से चल पड़ा, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अल्पा मेरे साथ है। कोई मसरूफियत हो तो उसे ख़त्म करो। तुम्हारे पास कोई है? मैं तन्हा हूँ। कोई आए तो उसे बाहर से रुखसत कर दो। आपकी मौजूदगी में कोई नहीं आएगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। जब उस बंगले के सामने पहुंचा तो अल्पा वहां अपनी कार के बाहर खड़ी उसकी मुंतजिर थी। उसने कहा, बिग ब्रदर, आप मुझे विच डॉक्टर जमाल रॉबिन के पास ले जा रहे हैं? हाँ, लोहे को लोहा काटता है, टेलीपैथी को टेलीपैथी और गुरु नारंग के जादू को जमाल रॉबिन का जादू काटेगा। वो उसके साथ दरवाजे की तरफ जाती हुई बोली, और रूहानी टेलीपैथी की काट कैसे होगी? हम इब्तदा से देखते आ रहे हैं कि जब उन्हें छेड़ा जाता है तो वह जवाबी कार्रवाई करते हैं। आइंदा तुम बाबा साहब के इदारे के सामने खाकसार बनी रहोगी। हम उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे।
उसने कॉल बेल का बटन दबाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो बोला, यह है विच डॉक्टर का दरवाज़ा, जिसकी आमद पर एतराज़ नहीं होता, बटन दबाते ही दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। वो दोनों अंदर आए। विच डॉक्टर जमाल रॉबिन ने उनका इस्तकबाल किया। तशरीफ़ लाइए, मैं खुश नसीब हूँ। हमारे मुल्क की 2 बड़ी हस्तियाँ मेरे गरीब खाने में आई हैं। डीजी साहब 2 बार आ चुके हैं, मैडम एल्पा पहली बार आई हैं। डीजी ब्रेन आदम ने कहा, रॉबिन, रस्मी बातों में वक्त ज़ाया ना करो। वैसे मैं एल्पा के सामने बता दूं कि जब इसने पारस से शादी की थी तो मैं परेशान होकर तुम्हारे पास आया था। दूसरी बार एल्पा को अगवा किया गया। उस वक्त भी तुमने कहा था मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, एल्पा वापस आ जाएगी। और तुमने इसे वापस बुलाने का अमल करके कहा था ये फलां दिन फलां तारीख को वापस आ जाएगी। और तुम्हारी पेशगोई के मुताबिक यही हुआ था। विच डॉक्टर जमाल रॉबिन ने पूछा, अब मसला क्या है? एल्पा उसे रूहानी टेलीपैथी और आत्मा टेलीपैथी के मुतालिक बताने के बाद बोली, गुरु नारंग किसी भी योगा जानने वाले के दिमाग में घुस आता है, मेरे अंदर भी आया करता है। अभी तो मेरी उससे दोस्ती है। जब नीलमा आत्मा शक्ति हासिल कर लेगी तो वो दोनों मेरे दिमाग पर हावी रहकर पूरी यहूदी कौम पर और हमारे मुल्क पर हुकूमत करेंगे। मैं उनसे निजात हासिल करना चाहती हूँ। तुमने गुरु नारंग को देखा है? नहीं, सिर्फ ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता रहा है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। ब्रेन आदम ने कहा, उसके बारे में जितनी मालूमात है उससे ही पता चल गया कि आइंदा हमारे साथ क्या हो सकता है। एल्पा हमारे मुल्क और कौम की एक ही टेलीपैथी जाने वाली है। इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ये उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती है, लेकिन मैं एक विच डॉक्टर की हैसियत से कह सकता हूँ कि वो बहुत ख़तरनाक है। क्या तुम उसे मेरे दिमाग में आने से रोक सकते हो? डीजी साहब को मुझ पर एतमाद है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाए हैं। ब्रेन आदम ने कहा, एल्पा, मैंने बहुत अरसे पहले तुम्हें जमाल रॉबिन के बारे में बताया था, लेकिन उस वक्त नीलमा मंजर आम पर नहीं आई थी। तुम काले जादू को बकवास समझती थी, लेकिन मैं मिस्टर रॉबिन को 2 बार आजमा चुका हूँ। आज तीसरी बार तुम्हें यहाँ लाया हूँ। हमारे मसले का आखिरी हल यही है। आज मिस्टर रॉबिन की कामयाबी हमारी कामयाबी होगी। मैं सिर्फ मैडम एल्पा पर नहीं, आप पर भी अमल करूंगा, और ऐसा क्यों करूंगा यह भी बताता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ आएं। वो सोफे से उठकर खड़ा हो गया। एल्पा और ब्रेन आदम के साथ उस बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक खाली दीवार के सामने खड़ा हो गया और ज़ेरे लब कुछ मंतर वगैरह पढ़ने लगा। वो दोनों उसके पीछे खड़े रहे। आधे मिनट के अंदर ही अंदर उस दीवार के एक हिस्से में हरकत हुई। फिर वो हिस्सा स्लाइडिंग दरवाजे की तरह खुलता चला गया। अंदर एक छोटा सा खाली कमरा था। वो तीनों इस कमरे में आए। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। विच डॉक्टर जमाल रॉबिन ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला। वहाँ से एक जीना तय खाने की तरफ गया था। वो दोनों उसके पीछे जीने से उतरने लगे। वो दूसरा दरवाज़ा भी खुद ब खुद बंद हो गया। विच डॉक्टर ने तय खाने में पहुंचकर कहा, मैंने ऊपर ड्राइंग रूम में कहा था कि डीजी साहब पर भी अमल करूंगा, लेकिन ये नहीं बताया। ऐसा क्यों करूंगा? तुमने वहां क्यों नहीं बताया? मैं भी ये नहीं जान सकता था कि गुरु नारंग इस वक्त आप दोनों में से किसके दिमाग में रहकर हमारी बातें सुन रहे या नहीं। यहाँ यकीन है कि हम में से किसी के दिमाग में नहीं आ सकेगा। यहाँ तय खाने में मैंने ऐसा अमल किया है कि बड़े से बड़ा कोई जादूगर यहाँ नहीं आ सकेगा। वो उसकी बातें सुन रहे थे और चारों तरफ घूम घाम कर देख रहे थे। वहाँ इंसानी हड्डियों के ढांचों के अलावा लकड़ियों और पत्थरों के कई बुत बने हुए थे। दीवारों पर इब्रानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा दीवारों पर कुछ ऐसे निशानात बने हुए थे जो काले जादू से ताल्लुक़ रखते थे। वो बोला, मैडम एल्पा, आप अपने इत्मीनान के लिए गुरु नारंग के दिमाग में जाएं, लेकिन नहीं जा सकेंगी। इसी तरह वो आपके दिमाग में नहीं आ सकेगा। एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए गुरु नारंग को मुखातिब किया, लेकिन सोच की लहरें वापस आ गईं। वो खुश होकर बोली, वाकई मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रही हूँ। विच डॉक्टर ने कहा, वो फौलादी दिमाग वाला गुरु नारंग भी अपनी तमाम महाशक्ति के बावजूद यहाँ तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेगा। वो विच डॉक्टर के दोनों बाजों को झंझोड़ते हुए खुशी से बोली, क्या ये मुमकिन है कि वो और नीलमा कभी मेरे दिमाग में ना आ सकें? यानी कि मैं यहाँ से जाने के बाद भी उन मुखालफिन से महफूज रह सकूँ? हाँ, रह सकोगी। मैं ऊपर ड्राइंग रूम में जो बात कह रहा था वो अभी तक अधूरी है। हकीकतन सिर्फ मैडम एल्पा ही नहीं, आप डीजी साहब भी हमारे लिए बहुत अहम है। एल्पा की टेलीपैथी ने और आपकी जहानत ने हमारे मुल्क को दुश्मनों से हमेशा महफूज रखा। फिर सभी दुश्मन ये जानते हैं कि आप मैडम को छोटी बहन की तरह चाहती हैं। लिहाजा एल्पा महफूज रहेगी तो दुश्मन गुस्से में आपसे इंतकाम लेकर बहन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। लेकिन मैं डीजी साहब के दिमाग को भी इनसे महफूज रखूंगा। ब्रेन आदम ने उसके इशारे पर हाथ रखकर कहा, हमारी तरह तुम भी विच डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हो। किस काम में ज़्यादा वक्त लगेगा? मेरी कोशिश होगी 12 घंटे से ज़्यादा वक्त ना लगे। यहाँ आराम करने और खाने पीने का सामान है, आप किसी तरह भी वक्त गुजारें। मैं यहीं आपके सामने मसरूफ़ रहूँगा। दोनों का वहाँ रहना लाजमी था, क्योंकि वहाँ वो किसी भी मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले से महफूज थे। उन्होंने एक जगह बैठकर देखा, वो अपने विच फार्मूलों पर अमल करने में मसरूफ़ हो गया। ज़ेरे लब कुछ पढ़ता भी जा रहा था। उसने 1 इंच की 4 कीलें ली थी, उन्हें गैस के चूल्हे पर चढ़े हुए पानी में डाल दिया था। इसके बाद कुछ पढ़ता जाता था और मुख्तलिफ किस्म के सफ़ूफ उस पानी में छिड़कता था। इस अमल में इतनी देर हो रही थी कि वहाँ रहने और देखने वाले बेजार हो जाते, लेकिन वो दोनों बेजार नहीं हो रहे थे। इस अमल के नतीजे में उन्हें आइंदा सलामती मिलने वाली थी। आखिर वो अमल ख़त्म हुआ। वो उनके पास आकर बोला, आपने देखा, मैंने इस खोलते हुए पानी में 4 कीलें डाली थी।
2 कीलें डीजी साहब के लिए और 2 मैडम के लिए। इन कीलों से क्या होगा? एक कील सर के पिछले हिस्से में दिमाग में पेवस्त की जाएगी। ये सारी उम्र पेवस्त रहेगी तो कोई टेलीपैथी जाने वाला दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगा। दूसरी कील पेवस्त होगी तो किसी भी हथियार से जिस्म तो जख्मी होगा, लेकिन वह जिस्म 24 घंटों तक कमज़ोर नहीं होगा। इसके इलाज के लिए बहुत वक्त मिल जाएगा। एल्पा ने कहा, दोनों ही अमल हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन दिमाग में कीलें पेवस्त की जाएंगी तो क्या हमारा दिमाग इस तकलीफ को बर्दाश्त कर सकेगा? कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं पहले डीजी साहब पर यह अमल करता हूँ, इसका नतीजा तुम्हारे सामने आएगा तो तुम मुतमईन हो जाओगी। ये ठीक रहेगा। बाद में एल्पा आजमा सकेगी कि यह मेरे दिमाग में पहुंच पाएगी या नहीं। ब्रेन आदम विच डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एक बेड पर औंधा लेट गया। विच डॉक्टर जमाल रॉबिन ने एक छोटे चिमटे को उबलते हुए पानी में डालकर उससे एक कील को पकड़कर निकाला। फिर ब्रेन आदम की तरफ जाते हुए बोला, मैडम करीब आकर देखो। वह करीब आई। रॉबिन ने उस कील की नोक को ब्रेन आदम के सर के उस हिस्से पर रखा जहां दिमाग होते हैं। उसकी नोक सर से लगते ही ब्रेन आदम की आंखें बंद होने लगी। रॉबिन ने कहा, देखो ये बेहोश हो रहा है, अब इसे क्या मालूम होगा कि तकलीफ क्या होती है। वह बेहोश हो चुका था। जमाल रॉबिन ने एक हाथ में रुमाल लेकर कील के ऊपरी हिस्से पर रखा, फिर पूरी कुव्वत से दबाने लगा। वह कील अंदर धंसती जा रही थी, हत्ता कि उसका ऊपरी सिरा बालों के दरमियान सर से लग गया। अब सिर्फ ऊपरी सिरा नजर आ रहा था, बाकी कील दिमाग में पेवस्त हो चुकी थी। उसने दूसरी कील निकालकर फिर यही अमल किया। एल्पा तवज्जो से देख रही थी। ब्रेन आदम बेहोश पड़ा हुआ था, आंखें बंद थीं और चेहरे से कोई तकलीफ जाहिर नहीं हो रही थी। जमाल रॉबिन ने कहा, अब आराम से बैठ जाओ, इसे 1 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। वो दोनों सोफों पर आकर बैठ गए। जमाल रॉबिन ने कहा, तुम्हारे बाल घने हैं, वो 2 कीलें किसी को तुम्हारे सर से लगी हुई नजर नहीं आएंगी। ये ख्याल रखना कि कोई तुम्हारे सर पर कभी शफकत से भी हाथ ना फेरे। डीजी साहब के सर पर बाल कम है, इस बात का ख्याल रखो कि हमेशा विग पहन कर रहा करें। इनका ख्याल रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दुश्मनों को इनके सर की कीलों का इल्म होगा तो वो समझ लेंगे कि किसी विच डॉक्टर ने डीजी साहब की तरह तुम्हें भी इनसे महफूज कर रखा है। फिर वह तुम्हारे सर से कीलें निकाल डालने के सिलसिले में दिन रात एक कर देंगे। थैंक यू मिस्टर रॉबिन, तुम एक सच्चे यहूदी की तरह हमसे ताउन कर रहे हो। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। तुम वक्त गुजारने के लिए बताओ, कितने महाजों से दुश्मन मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वह अपने मौजूदा हालात तफसील से बताने लगी। उसने सुनने के बाद पूछा, गुरु नारंग ने तुम्हें 6 अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों के नाम बताए, क्या उनके दिमागों में पहुंचाया है? नहीं, मैं सिर्फ उनके नाम जानती हूँ। हमारे मुल्क में टेलीपैथी जानने वालों की ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। यहाँ से जाने के बाद किसी भी तरह उन 6 अफराद के पते और टेलीफोन नंबर मालूम करो। उनमें से जो भी हाथ आए उसे फ़ौरन यहाँ ले आओ। हम उसे अपने मुल्क का वफादार बना लेंगे। अब मेरी यही मसरूफियात रहा करेंगी। ब्रेन आदम 1 घंटे के अंदर होश में आ गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया। जमाल रॉबिन ने कहा, बेहोशी से होश में आने वाला किसी कदर कमज़ोर रहता है। डीजी साहब को भी कमज़ोर होना चाहिए। तुम अभी उनके दिमाग में जाओ। एल्पा ने ख्याल खानी की, लेकिन सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। उसने दूसरी बार भी कोशिश की और नाकाम रही। वो खुश होकर बोली, ये तो कमाल हो गया मिस्टर रॉबिन, मेरी टेलीपैथी नाकाम हो रही है, लेकिन ब्रेन आदम के दिमाग को तो कमज़ोर होना चाहिए। ब्रेन आदम ने बिस्तर से उतरते हुए कहा, बड़ी हैरानी की बात है, मैं तो जिस्मानी तौर पर भी तवानाई महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जमाल रॉबिन ने कहा, पहली कील के असर से ख्याल खानी की लहरें बेअसर हो रही हैं और दूसरी कील के असर से तवानाई महसूस हो रही है। वो एक चाकू लेकर ब्रेन आदम के पास आया, फिर उसकी नोक उसके बाजू में घोंप दी। एल्पा ने चीख कर पूछा, ये क्या कर रहे हो? रॉबिन ने चाकू उसके बाजू से निकाल कर कहा, डीजी साहब से पूछो क्या चाकू के जख्म की तकलीफ या कमजोरी महसूस कर रहे हैं? ब्रेन आदम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ लहू बह रहा है। जमाल रॉबिन ने एक दवा लाकर दी, फिर कहा, आप इसे जख्म पर लगाएं, चंद मिनटों में जख्म भर जाएगा। मैडम अब तुम बेड पर आ जाओ। ब्रेन आदम वो दवा चाकू के जख्म पर लगाने लगा। एल्पा बिस्तर पर आकर औंधी लेट गई। जमाल रॉबिन उबलते हुए पानी से एक चिमटे के जरिए कील निकाल रहा था। जीनी पागल खाने से कहाँ गई, किन रास्तों से निकल गई, कुछ पता न चला। पारस ने पोरस की पीठ पर एक हाथ मारते हुए कहा, तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। एक लड़की तुझे उल्लू बनाकर चली गई। सानी ने कहा, उल्लू को उल्लू बोलोगे तो उसे शर्म नहीं आएगी, ये कहो कि वो उसे अकल सिखा गई। पोरस ने कहा, मजाक उड़ा लो, बहुत सी बातें पहले समझ में नहीं आती। वही नॉर्मल है क्योंकि बेतुकी बातें कर रही थी और जहानत से भी बोल रही थी। धोखा खाने के बाद समझ में आ रहा है कि वो डबल माइंडेड है। एक फैसला करती है, फिर अचानक ही किसी दूसरे फैसले पर अमल करने लगती है। सानी ने कहा, तुम कह रहे थे वो तुमसे मुतासिर हो गई थी और एक बेतुकी शर्त पर शादी के लिए राजी हो गई थी, लेकिन उसे फरार हुए 6 घंटे गुजर चुके हैं। ना वो तुम्हारे दिमाग में आकर बोलती है, ना तुम्हें अपने दिमाग में आने देती है। प्लीज़ जूली, जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, जिसे जाना था वो चली गई, दूसरी बातें करो। दूसरी बात यह है कि मेरा चैलेंज याद है ना? मैंने कहा था तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक टेलीपैथी जानने वाली शरीके हयात आएगी। तुम ताना दे रहे थे कि ख्याल ख्वानी करने वाली हूँ, इसलिए पारस को लगाम दिए रहती हूँ। इत्तेफाक से जीनी आ गई है नहीं, आ गई थी। अच्छा हुआ तुमने चैलेंज याद दिला दिया। एक तो वो खुद ही दूर हो गई है, अब मैं भी दूर ही रहा करूँगा। कुछ भी हो जाए, किसी टेलीपैथी वाली से शादी करके अपने सर पर सवार नहीं रखूंगा। तुम मानते हो कि जीनी किसी फैसले पर कायम नहीं रहती, इसीलिए तुम्हें छोड़कर भाग गई।
फिर उसका फैसला बदल सकता है, वो फिर तुमसे रब्ता कर सकती है। पारस ने कहा, सानी तुम क्यों इसे चैलेंज कर रही हो? अब तो ये मोहतात हो गया है। जीनी तो क्या किसी भी टेलीपैथी जानने वाली से दूर रहा करेगा। तुम जरा खामोश रहो, मुझे इससे बातें करने दो। वो दोनों बातें करने लगे। सानी खामोश रहकर सोचने लगी। जो अब नॉर्मल होते हैं और अचानक फैसले बदल देते हैं। क्या जीनी ने गुस्से में ये नहीं सोचा होगा कि जिन अमरीकी अकाबरी ने उसे गोली मारने की धमकी देकर इतने अरसे तक पागल खाने में छुपाए रखा, वो उनसे ज़रूर इंतकाम लेगी और इंतकाम लेने के लिए अमेरिका ज़रूर जाएगी, और अगर जाएगी तो बहुत बड़ी गलती करेगी। पहले वो तनहा रूपोश थी, अब 18 अमरीकी ख्यालख्वानी करने वाले खुद को रूपोश रखकर अमरीकी अकाबरीन की बहुत बड़ी ताकत बन गए थे। वो 18 अफराद उसे ट्रैप कर सकते थे, वो कहीं भी कोई भी गलती कर सकती थी। सानी ने सोनिया को अपने खदशात बताए। सोनिया ने कहा, मेरा दिल भी यही कहता है कि जीनी अमेरिका जाने की हमाकत कर सकती है। मैं ज़रूरी काम से वहाँ जा रही हूँ, किसी तरह मालूम करूँगी कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। मम्मा, मैं चाहती हूँ पोरस भी उसे तलाश करे। जिस तरह मैंने पारस को काबू में रखा है, उसी तरह चाहती हूँ पोरस को भी काबू में रखने वाली ऐसी शरीके हयात है जो टेलीपैथी जानती हो। सोनिया ने हंसते हुए कहा, वाकई इस तरह पोरस को भी किसी हद तक भटकने और बहकने से बचाया जा सकता है। तुम बीवी होकर पारस को खुली आज़ादी देती हो, सिर्फ रोकने की जगह उसे रोकती हो। मामा, आपके ताउन से उसे जीनी के पीछे लगाया जा सकता है। तुम क्या चाहती हो? वो अपना मंसूबा बताने लगी। सोनिया ने कहा, मैं अभी अमल करती हूँ। तुम पारस को मुखातिब करके उससे गुफ्तगू करती रहो, मैं अभी पोरस के पास जा रही हूँ। सोनिया ने जीनी के लबो लहजे को अच्छी तरह याद किया, फिर पोरस के दिमाग में पहुंची। उसने पूछा, कौन? मैं हूँ जीनी। जीनी तुम? उसने चोर नजरों से सानी की तरफ देखा। ख्याल है वो जीनी बनकर धोखा दे रही होगी, लेकिन वो पारस से बातें कर रही थी और ऐसे वक्त उसके दिमाग में आकर फ्रॉड नहीं कर सकती थी। वो मुतमईन होकर बोला, जीनी, मैंने कई बार तुम्हारे दिमाग में आने की कोशिशें की, लेकिन तुमने आने नहीं दिया। तुम एबनॉर्मल क्यों हो जाती हो? मैं मजबूर थी। कोई दुश्मन भी तुम्हारे लबो लहजे में मुझे धोखा दे सकता था। फिर हमारा थोड़ी देर का साथ था। मैं तुम्हारे हवाले से धोखा नहीं खाना चाहती थी। अब अमेरिका पहुंचकर मुतमईन हूँ। तुमसे इतना ही कहने आई हूँ कि मुझे भूल जाओ। मैं यहाँ अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने में मसरूफ रहूंगी। जीनी, कभी तनहा उनसे ना निमटना। अब वहाँ 18 टैली। वो कहते कहते रुक गया। उसने दिमाग में सोच की लहरें महसूस नहीं की। फिर खुद ही ख्यालख्वानी के जरिए उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने पहले की तरह सांस रोक ली। उसने 2-3 बार कोशिशें की, फिर झुंझलाकर सीट के हत्थे पर हाथ मारकर कहा, पागल की बच्ची। सानी और पारस ने उसे चौंक कर देखा। पारस ने पूछा, किस बात पर झुंझला रहे हो? और ये अभी जेरे लब क्या कह रहे थे? वो मुंह फेर कर बोला, कुछ नहीं, मुझे अमेरिका जाना है। कि अमेरिका जाने से पहले झुंझलाया करते हैं? यार, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। सानी ने कहा, पारस, इससे मजाक न करो, ऐसा संजीदा एक आशिक ही हो सकता है। वो सानी से बोला, मैं आशिक वाशिक नहीं हूँ। तुम औरत हो ना, तुम्हारी समझ में बात आएगी कि मैं जीनी को देखकर दीवाना हो गया हूँ। सानी ने पूछा, मैं इश्क की बात कर रही हूँ, तुम जीनी का नाम क्यों ले रहे हो? वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दे, ज़रा खामोश रहने दे। मैं ख्यालख्वानी के जरिए मालूम करना चाहता हूँ कि किसी पहली फ्लाइट में अमेरिका के लिए सीट मिल सकती है या नहीं। अगर नहीं है तो कंप्यूटर ऑपरेटर से किसी की सीट खाली करा लूँगा। सानी ने कहा, कोई बात ज़रूर है। मुझे अपनी माँ कह रहे हो? जाओ बच्चे, तुम्हारी सीट हो जाएगी। मामा भी अमेरिका जा रही हैं, तुम्हारे लिए सीट का इंतज़ाम कर देंगी। उसने ख्यालख्वानी के जरिए पूछा, मामा, आप किसी पहली फ्लाइट से अमेरिका जा रही हैं? ये क्यों पूछ रहे हो? मैं भी जाना चाहता हूँ। 3 घंटे के अंदर एयरपोर्ट आ जाओ, सीट मिल जाएगी। वो खुश होकर बोला, थैंक यू मम्मा, मैं अभी आ रहा हूँ। वो जल्दी से उठकर एक अलमारी खोलकर सफरी बैग में ज़रूरत का सामान रखने लगा। सानी ने कहा, यह तो मालूम हो गया कि उससे सीट मिल जाएगी, लेकिन पारस, ये कितना खुदगर्ज है। तुम्हें झूठे मुंह भी साथ चलने को नहीं कह रहे। पोरस ने कहा, बीज मालो, आग ना लगाओ। मैं शौहर को दूर करके बीवी की बदवाएं नहीं लेना चाहता। पारस ने कहा, मेरे साथ सानी को भी चलने का कह सकते हो। कैसे कहेगा? दाल में काला जो है। हाँ, दाल में काला है। तुम मेरी फ़र्ज शनासी को क्या समझोगी? मैं उन 18 टेलीपैथी जाने वाले मुखालफिन को पकड़ने जा रहा हूँ। पारस, हमारे ये पोरस तो नेक काम करने जा रहे हैं, हम भी किसी दूसरी फ्लाइट से अमेरिका चलेंगे। सानी, ज़्यादा मक्कारियाँ न दिखाओ। खबरदार, तुम दोनों में से कोई अमेरिका नहीं आएगा। अबे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे अमेरिका का ग्रीन कार्ड देने से इनकार कर रहा हो। वह सफरी बैग उठाकर जाने लगा तो सानी ने उसका कान पकड़ लिया, फिर उसे खींचकर आईने के सामने लाकर बोली, जीनी ने तुम्हारा ये चेहरा देखा है, गधे कहीं के। रेडीमेड मेकअप इस्तेमाल करो, 15-20 मिनट लगेंगे। तुम्हारी बदहवासी तुम्हारा पोल खोल रही है। वो आईने के सामने बैठ गया। सानी और पारस ने जल्दी जल्दी उसके चेहरे पर मामूली तब्दीलियां की। पोरस ने मेकअप के बाद कहा, पासपोर्ट की तस्वीर में यह चेहरा नहीं है। सानी ने कहा, हम किस मर्ज की दवाएं? इमिग्रेशन काउंटर पर जो शुबा करेगा उसे गायब दिमाग बना देंगे। अब चलो यहाँ से। वो दोनों उसे कार में बिठाकर एयरपोर्ट ले आए। इमिग्रेशन काउंटर से भी बात सानी पार करा दिया। सोनिया से मुलाकात हो गई। पोरस ने उन दोनों से रुखसत होते हुए कहा, वैसे तो तुम दोनों बहुत जलील हो, मगर वक्त पर काम आ जाते हो। मैं भी मजबूर हो जाता हूँ, भाई और भावज समझकर मुआफ़ कर देता हूँ। सानी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, जाते जाते जलीलों से रिश्ता तस्लीम किया जा रहे हो। बाय द वे, खुदा हाफिज। वो सोनिया के साथ तैयारे में आ गया।
जब जहाज़ परवास करने लगा तो सोनिया ने ख्याल खुआने के जरिए पूछा, हाँ बेटे, अब ये अमेरिका की सैर क्यों हो रही है? वो बोला, मम्मा ये सानी बहुत छेड़ती है, इसलिए उनसे झूठ कहता हूँ। अपनी माँ से तो झूठ नहीं कहूँगा, तो फिर सच बोलो। वो बात यह है कि वो बहुत अच्छी है, आप भी उसे देखते ही पसंद कर लेंगी। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो हमारा बेटा एक पगली का दीवाना हो गया है। वो दरअसल मैं एक उलझन में हूँ। कैसी उलझन? सानी ने बहुत पहले दावा किया था कि वो मेरे लिए एक टेलीपैथी जाने वाली दुल्हन लाएगी। अभी तो जीनी का पता ठिकाना मालूम नहीं है और तुम उलझन में पड़ गए हो। मैं बड़ा जिद्दी हूँ, उसे ढूंढ कर रहूंगा, मगर सानी के सामने हार जाऊंगा। पहले उसे तलाश करो, मैं अपने बेटे को हारने नहीं दूंगी। वो कैसे मम्मा? मैं जीनी की तरह तुम्हें भी आधा पागल बना दूंगी। सानी अपनी जीत की खुशी भूलकर तुम्हारे एबनॉर्मल हो जाने पर अफसोस करती रहेगी। वाह मम्मा, आप तो पलक झपकते ही मसले का हल ढूंढ लेती हैं। अब आप बताएं, आप क्यों जा रही हैं? वो चाहते थे कि अगली पिछली सीटों वाले भी उनकी बातें ना सुने, इसलिए ख्याल खुआनी के जरिए बोलते थे। वो बोली, जब इनके मुल्क में एक ही रूपोश रखी जाने वाली जीनी थी तो इन्होंने तमाम बड़े ममालिक से इत्तेहाद करके हमारे इदारे पर हमला करना चाहा। इसके बुरे अंजाम से पहले तो वो खौफजदा रहे, फिर नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करते ही रूस के जरिए हम पर हमला कराया और दूसरी बार भी बुरी तरह अपना ही नुकसान किया। अब तो उनके पास 18 टेलीपैथी जानने वाले हैं जो वाकई बड़ी जहानत का सबूत दे रहे हैं। मैं इसीलिए जा रही हूँ कि उन्हें मालूम हो जाए कि उनके सर पर सवार रहने के लिए आई हूँ। जब हमारी अदम मौजूदगी से उनके 2 हमले नाकाम हो सकते हैं तो मेरी मौजूदगी उनके लिए ज़रूर क़यामत लाएगी। मम्मा, बाबा साहब के दायरे में तमाम टेलीपैथी जाने वाले दिन रात मुस्ताद रहते हैं, लेकिन हमारे मुस्ताद और चौकस रहने के बावजूद वो खुदा न खास्ता हमला करने में कामयाब हो सकती हैं। बाबा साहब के दायरे की हिफाजत का कोई मुस्तकिल तरीका इख्तियार करना चाहिए। हमारी तरफ से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। हमारे तमाम टेलीपैथी जाने वाले सुरागरसा तमाम दुश्मन ममालिक की फ़ौजों के सरबराहों के दिमागों में बारी बारी 6-6 घंटे मौजूद रहते हैं। उनके मिसाइलों और बम्बार तैयारों में कोई ना कोई ढकी छुपी टेक्निकल खराबी पैदा करते रहते हैं। आगे अल्लाह कादर मुतलिक है। मम्मा, आप तो जानती है कि मैं पारस की तरह जिद्दी हूँ, कभी नाकामी बर्दाश्त नहीं करता। एक नीलमा का मामला ऐसा है जिसमें अब तक कामयाब ना हो सका। वो हाथ आते आते फिसल जाती है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? खैर तो मना रही है, कहीं रूपोश रहकर मुकम्मल आत्मा शक्ति हासिल करने में कामयाब हो जाएगी तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती रहेगी। तुम उसके पीछे पड़ गए थे। बाबा साहब के इदारे से तुम दोनों भाइयों को वापस बुला लिया गया। मैं मजबूर होकर आ गया। सोचा कि जब आप और पापा जैसी हस्तियां बाबा साहब के इदारे के अहकामात के सामने झुकती हैं तो मेरी क्या हैसियत है। बाबा साहब का इदारा तामीरी मकासद का हामिल है। यहाँ के इत्तेहाद, तंजीम और तरबियत के बायस ही आज तक हम सब कामयाब व कामरान होते जा रहे हैं। अब यही देखो कि तुम्हें भारत से वापस बुलाया गया तो तुम रूपोश रहने वाली जीनी तक पहुंच गए। उसे मामूली ना समझो, वो लोहे का चना है। हमें ऐसी ही बासलाहियत हस्तियों की ज़रूरत रहती है, इसलिए अब तुम फिर उसके पीछे अमेरिका जा रहे हो। इसे महज इत्तफाक ना समझो। बाबा साहब के इदारे के अंदर पहले बाकायदा प्लानिंग होती है, फिर हम कुछ पूछे बगैर अहकामात की तामील के लिए चल पड़ते हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि आगे जाकर कोई बड़ी मुहिम सर करनी है। वाकई मुझे फ़ख्र है कि मैं एक बड़े नामी ग्रामी ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ और मुझे एक तरतीब से ज़िंदगी गुजारने के लिए बाबा साहब का इदारा नसीब हुआ है। आगे बैठने वालों की कतार में एक नौजवान लड़की अपनी सीट पर से उछलकर तालियां बजाने और हंसने लगी। तमाम मुसाफिर सर घुमाकर उसे देखने लगे। उसके पास बैठे हुए एक शख्स ने उठकर कहा, यह क्या बदतमीजी है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। एयर होस्टेस और एक स्टीवर्ड दौड़ते हुए आए और उन दोनों को समझाकर खामोश रहने की गुजारिश करने लगे। पोरस ने कहा, मामा ये वही तो नहीं है? वो कोई भी हो उसके दिमाग में ना जाना। वो शख्स कह रहा था, मैं इस लड़की के साथ नहीं बैठूंगा। सोनिया ने कहा, पोरस तुम जाओ, सीटों का तबादला कर लो। पोरस उधर गया। वहां कई मुसाफिर अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। पोरस ने उससे शख्स के शाने पर हाथ रखकर कहा, बरादर, चंद घंटों के सफर में गुस्सा दिखाना या झगड़ा करना मुनासिब नहीं है। उससे शख्स ने कहा, आप इसके पास बैठेंगे तो पता चलेगा कि ये लड़की हाफ माइंडेड है। अच्छा आप ऐसा करें, मेरी सीट 3 कितारों के बाद है, वहां चले जाएं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। वह शख्स सोनिया के पास चला गया। एयर होस्टेस और स्टीवर्ड ने पोरस का शुक्रिया अदा किया। वो उससे लड़की के साथ वाली सीट पर बैठ गया। लड़की ने कहा, नया मुर्गा, फिर हंसने लगी, ही। पोरस ने कहा, जहाज में खाने के साथ मुर्गे का भी सालन देते हैं, अब पता नहीं वो मुर्गा नया होता है या नहीं। वो घूर कर बोली, मैं तुम्हें मुर्गा कह रही हूँ, मेरा नाम मुर्गा नहीं मुर्जा है। ये मुर्जा का मतलब क्या हुआ? सिर्फ मुर्जा का मतलब नहीं समझा सकता, मेरा नाम बहुत लंबा है, मैंने शॉर्ट करके तुम्हें बताया है। वो लंबा नाम क्या है? जहाँ लड़की देखता हूँ वहाँ मुर्जा। ये तो कोई एशियाई जुबान है, मैंने एक हिंदी फिल्म में ऐसी जुबान सुनी है। इस नाम का अंग्रेजी में तर्जुमा करो। दुनिया का सबसे नेक और शरीफ इंसान, देखने से पक्के बदमाश लगते हो। ये बताओ, इस आदमी से झगड़ा क्यों हुआ था? वो भी पक्का बदमाश था, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वो बोला, मिकी आर्थर। इंडियन ईसाई है, लेकिन पता है मैंने उसका असली नाम मालूम कर लिया। पोरस ने हैरानी से पूछा, अच्छा वो कैसे मालूम कर लिया? किसी से बोला नहीं, मैं जादू जानती हूँ। जादू से क्या मालूम किया? उसका असली नाम तेजपाल है, वो आलमी खुफिया मशहूर एजेंसियों का स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी है। पोरस ने चौंक कर कहा, मम्मा मैं आपको अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, आप इसकी बातें सुन रही है ना?
हाँ, सुन चुकी हूँ। अब जा रही हूँ। ये तुम्हारे दिमाग में भी आएगी। पोरस ने उससे पूछा, तुमने इतने बड़े अफसर को गुस्सा कैसे दिलाया? ऐसे अफसर तो बड़ा ठंडा दिमाग रखते हैं। मैं बड़ी देर से उल्टी सीधी बातें कर रही थी और वो तुम्हारी तरह बड़ी जिंदा दिली से जवाब दे रहा था। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके दिमाग के अंदर है। उसने सर उठाकर इधर उधर आगे पीछे देखा। वो मुझ पर शुबा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जानबूझकर पागलों जैसी बातें कर रही थी। फिर क्या हुआ? वो मुझसे पीछा छुड़ाकर किसी दूसरी जगह जाकर मालूम करना चाहता था कि कौन इस जहाज में टेलीपैथी जानने वाला है। ऐसे वक्त में मैंने उससे पूछा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हें कुत्ते का पिल्ला भी नहीं समझती तो तुम क्या कहोगे? वो बोला, मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा, गुस्सा इसलिए आएगा कि अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें कुत्ते का पिल्ला भी नहीं समझती हूँ। अगर समझूं तो गुस्सा नहीं आएगा। बस मेरी इस बात पर वो भड़क गया। वो दूसरों को बताना चाहता था कि मैं अब नॉर्मल हूं और वो यहाँ बैठना नहीं चाहता। ऐसे वक्त तुम आ गए तो उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम बहुत चालाक हो, ख्वामखा पागलपन का मुजाहरा करती हो। बेचारे को यहाँ से भगा दिया, मजबूरन भगाना पड़ा। वो बहुत पुरस्कार है, बड़ी गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं। अंधेरे में जरा दूर तक साफ देख लेता है। आंखों पर पट्टी बांधकर किसी चीज को सूंघकर बता देता है कि वो क्या चीज है। जुबान पर खाना रखते ही समझ लेता है कि खाना खालिस है या इसमें मिलावट है। तुम भी पुरस्कार हो। उसके अंदर छुपी हुई बातें मालूम कर ली। क्या तुम मेरे अंदर की भी बातें मालूम कर सकती हो? हाँ, तुम जरा खामोश रहो, अभी बताती हूँ। पोरस सर झुकाकर खामोश रहा। वो थोड़ी देर बाद बोली, तुम्हारा नाम मुर्जा नहीं, तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। तुम्हारा नाम प्रताप सिंह है। भारत के एक शहर नागपुर में फलों के बागात हैं। तुम करोड़पति बाप के बेटे हो। पोरस ने हैरानी से कहा, तुम सचमुच जादूगर हो? प्लीज ये बताओ, मेरे दिल की तमन्ना पूरी होगी या नहीं? वो तो तुम्हारे हाथ की लकीरें देखने से मालूम होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग बताता है कि तुम एक खूबसूरत लड़की के दीवाने हो गए हो। मगर अफसोस, वो तुम्हें छोड़कर कहीं चली गई है। तुमने मेरे दिल के तार छेड़ दिए हैं। तुम उसे जगह जगह तलाश करते फिर रहे हो। उसकी एक तस्वीर तुम्हारे पास थी। तुमने अपने एक अमेरिकन दोस्त को वो तस्वीर भेजी थी ताकि वो लड़की को तलाश करे, क्योंकि जिसे तुम चाहते हो वो भी अमेरिकन लड़की है। हाँ, तुम्हारी तरह अमेरिकन लड़की है। तुम्हारे दोस्त ने लिखा है कि वो लड़की न्यूयॉर्क में है। तुम इतने दीवाने हो कि उससे मिलने के लिए न्यूयॉर्क तक जा रहे हो। पोरस ने उसके एक हाथ को सीने से लगाते हुए कहा, गॉड की तरफ से मेरे लिए गाइड बनकर आई हो। तुम और सिर्फ तुम ही मेरी मुश्किल आसान कर सकती हो। मैं तुम्हारी मुश्किल कैसे आसान कर सकती हूँ? मेरा हाथ तो छोड़ो। तुम्हें छोड़ दूंगा तो और किसे पकड़ूंगा? तुम उसके दिमाग में जाकर उसके अंदर मेरी मोहब्बत पैदा कर सकती हो। उसे यकीन दिला सकती हो कि मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ, मेरे आशिक हो। जुबान फिसल गई थी। अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं भी फिसल जाऊंगा। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत? वो खला में तकती हुई बोली, मैं नहीं जानती मोहब्बत कैसे करते हैं, लेकिन मैं उसे भुलाने की कोशिश करती हूँ। वो बार बार याद आने लगता है। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। क्या तुमने उसकी आंखों से आंखें मिलाई थी? हाँ, वो कद्दे आवर और बेहतरीन फाइटर था। क्या तुम उसके करीब गई थी? हाँ, मैं एक दाव आजमाकर उसे गिराने और उसकी पिटाई करने के लिए उससे चिपक गई थी। मेरे इस दाव से कोई नहीं बचता, मगर वो बच गया और मेरे ख्यालात उससे चिपक कर रह गए। तुम्हें चिपकने वाला ऐसा दाव इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था। यही गलती हो गई। वो तो ऐसे चिपक गया कि तन्हाई में बेख्तियार याद आने लगता है। फिर तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। वो पागल खाने में है, मैं उसके पास नहीं जा सकती। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मैं उसे पागल खाने से निकालूंगा। तुम मेरी जेनिफर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करो। वो ताज्जुब से बोली, जेनिफर? मेरा नाम भी यही है। तुम्हारा तो ये पूरा नाम होगा। मैं उसे प्यार से जीनी बुलाता हूँ। अरे, मुझे भी सब जीनी कहते हैं। उसे गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो नाम और भेस बदलकर सफर कर रही थी। मौजूदा नाम और भेस के मुताबिक पासपोर्ट में उसकी तस्वीर थी। वो अचानक कहका लगाने लगी। पोरस ने पूछा, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें उल्लू बना रही थी। मेरा नाम जेनिफर और निक नेम जीनी नहीं है। पासपोर्ट देखोगे तो मालूम होगा कि मेरा नाम जूली जॉन्स है। तुम बड़ी शरीर हो, मुझे भी उल्लू बना दिया। प्लीज़ मुझे भी सिखा दो दूसरों को कैसे उल्लू बनाते हैं। अरे, ये सिखाने की बात नहीं है। किसी को उल्लू बनाने के लिए मेरी तरह अक्लमंद होना पड़ता है। तेजपाल सीट तब्दील करते वक्त दूर तक जहाज में मुसाफिरों को देखता रहा। वो बहुत ज़हीन था। किसी पर भी शुबा होता तो उसकी असलियत मालूम कर लेता। जीनी अपने नीम पागलपन के बायस महफूज थी। सोनिया पारस और बाबा साहब के दायरे के ख्याल ख्वानी करने वाले जितने भी अफराद थे, उन पर रूहानी टेलीपैथी के जरिए ऐसा अमल किया गया था कि वो जिस भेस में रहते, उनके चोर ख्यालात भी उसी भेस के मुताबिक उन्हें जाहिर करते। उनमें से किसी का भी दिमाग लॉक्ड नहीं था। इसीलिए गुरु घनश्याम नारंग जैसा महाआत्मा टेलीपैथी जानने वाला उनमें से किसी के दिमाग में नहीं पहुंच पाया। तेजपाल सोनिया के पास आकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया था और अपनी सुनने वाली सलाहियत के जरिए जीनी और पोरस की कुछ बातें सुनकर मुतमईन हो गया। लेकिन फिर अपने अंदर सोच की लहरों को महसूस कर रहा था, क्योंकि सोनिया उसके ख्यालात पढ़ रही थी। वो नागवारी से बोला, मैं तुम्हारी ख्याल ख्वानी से बचने के लिए वहां से चला आया। मालूम होता है तुम जहाज में नहीं हो। तुम लंदन एयरपोर्ट पर रहे होगे। अभी इसी शहर में हो, मगर टेलीपैथी के जरिए मेरा पीछा कर रहे हो। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो बोला, मैं टेलीपैथी जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिमाग हसास है। मेरी छठी हिस्स गैर मामूली है।
कोई भी मेरे अंदर आने वाला मेरे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा। जवाब में फिर खामोशी रही। वो बोला, कोई बात नहीं, तुम जितने बड़े टेलीपैथी जाने वाले भी हो और जितने बड़े योगा के मास्टर भी हो, जब मेरे गुरु नारंग आएंगे ना, तो वो मेरी याददाश्त से तुम्हारा लब लहजा मालूम करके तुम्हारी खोपड़ी में पहुंच जाएंगे। सोनिया ने अल्पा का लब लहजा इख्तियार करके पूछा, ये गुरु नारंग जी कौन है? बहुत बड़े शक्तिमान है। महाआत्मा टेलीपैथी के जरिए योगा जाने वाले के दिमाग में भी पहुंच जाती है। उसके चोर ख्यालात का खाना लॉक्ड रहे तब भी वो पोशीदा ख्यालात पढ़ लेते हैं। अपनी महाआत्मा शक्ति के जरिए एक जिस्म से निकलकर दूसरे जिस्म में समा जाते हैं। उन्होंने नीलमा को बेटी बनाया है और मुझे अपना चेला। नीलमा भी जल्दी आत्मा शक्ति मुकम्मल करके एक जिस्म से दूसरे जिस्म में समा सकेगी। जब वो इतने महाशक्तिमान हैं तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? वो तपस्या में मसरूफ हैं। कल सुबह उनकी तपस्या खत्म हो जाएगी तो वो मेरी खैरियत मालूम करने मेरे अंदर जरूर आएंगे और हम कल सुबह ही न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अगर तुम जहाज में हो तो फिर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से जिंदा नहीं जा सकोगे। सोनिया उसके दिमाग से निकलकर सोचने लगी। दिल्ली में पारस और पोरस बड़ी मेहनतों के बाद नीलमा को हासिल करने वाले थे। पारस ने गोली चलाकर तेजपाल को जख्मी किया था और पोरस नीलमा के ताक़ुब में था। ऐसे वक्त पारस ने तेजपाल के दिमाग में पहुंचकर उसके बारे में तमाम मालूमात हासिल की थी। तेजपाल वाकई बड़ी सलाहियतों का मालिक था और आलमी खुफिया एजेंसियों यानी रा, मुसाद, KGB और CIA का मुश्तरका स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी था। पारस ने तनवीमी अमल के जरिए उससे जख्मी तेजपाल को अपना मामूल और ताबे बनाया था, फिर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। जब पारस दूसरी बार तेजपाल के दिमाग में गया तो उसने सांस रोक ली। तब समझ में आया कि किसी और ने उसे अपने काबू में कर लिया है। अब तेजपाल के ख्याल से किसी गुरु घनश्याम नारंग की बात मालूम हो रही थी। उस गुरु घनश्याम नारंग ने नीलमा को बेटी बनाकर कहीं छुपा दिया था जहां वो अपनी आत्मा शक्ति मुकम्मल कर रही थी और तेजपाल खुद को उस गुरु घनश्याम नारंग का चेला कह रहा था। इतना बड़ा अफसर किसी खतरनाक जादूगर का चेला नहीं बन सकता था। यकीनन गुरु नारंग ने उसे अपना मामूल और ताबे बना लिया था। जो गुरु नारंग इतना जबरदस्त हो कि पराई सोच की लहरों को महसूस करने वाले तेजपाल को अपना ताबे बना ले, पता नहीं उसने नीलमा को बेटी बनाया है या अपनी मामूला और ताबे बनाया है। वो आइंदा बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ये सोचकर सोनिया ने आमना को मुखातिब किया। आमना ने पूछा, क्या बात है सोनिया, खैरियत है? वो गुरु घनश्याम नारंग नीलमा और तेजपाल के मुतालिक बताने लगी। आमना ने कहा, तुम में से किसी को उससे कोई खतरा नहीं है। वो भी इदारे के टेलीपैथी जानने वाले सुरागरसानों के दिमागों में आकर भटक जाया करेगा। सोनिया ने कहा, हमें अपनी फिक्र नहीं है, हम जीनी को उसे महफूज रखना चाहते हैं। वही जीनी जो पागल खाने में पोरस से मिली थी। हमारा बेटा उसे हमारी बहू बनाना चाहता है। गुरु घनश्याम नारंग को उसके दिमाग में जाकर भी भटकना चाहिए। जब वो हमारी पोरस की पसंद है तो किसी की मजाल है कि हमारी बहू को छू भी ले। इत्मीनान रखो, मैं जीनी के पास जा रही हूँ। उधर जीनी ने पोरस से कहा, मैं अमेरिका पहुंचकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी गुम होने वाली जीनी को तलाश कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर सकोगे क्योंकि जो मुझे बार बार याद आता है वो लंदन के एक पागल खाने में है। तो क्या हुआ, तुम इतनी बड़ी जादूगर हो? इस जहाज को वापस लंदन ले चलो, मैं उसे पागल खाने से निकाल कर लाऊंगा, फिर हम उसे इसी जहाज में पकड़ कर ले चलेंगे। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। क्यों हंस रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? वो हंसती हुई बोली, तुम तो मुझसे भी बड़े पागल हो। कहते उन सैकड़ों मुसाफिरों के साथ जहाज वापस ले जाएंगे। उसे पागल खाने से निकालने तक ये जहाज वहां के रनवे पर खड़ा रहेगा। तमाम मुसाफिर बेजार नहीं होंगे, खुश होंगे कि देखो क्या चीज़ पागल खाने से निकाल कर लाई जा रही है। ऐसा कहते वक्त उसे जमाही आने लगी। वो बोली, हम बड़ी देर से बातें कर रहे हैं, अब मुझे नींद आ रही है। वो सीट को कुछ और ज्यादा आरामदेह बनाकर नींद दराज हो गई। सोनिया ने कहा, पोरस, इसे सोने दो, इसके दिमाग में ना जाना। तुम्हारी मामा इस पर रूहानी टेलीपैथी के जरिए अमल कर रही हैं। फिर सोनिया उसे भी नारंग, नीलमा और तेजपाल के मुतालिक बताने लगी। वो जहाज अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था। सुबह होने से पहले ही तेजपाल नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके इस तरह उठ बैठने पर सोनिया की आंख खुल गई। उसने तेजपाल को देखा। वो आंखें मलकर नीची नजरें किए मुस्कुरा रहा था। सोनिया ने उसके अंदर पहुंचकर ख्यालात पढ़े। पता चला गुरु नारंग उसके पास आए हुए हैं और वह मुस्कुराकर कह रहा था, महागुरुदेव, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पिछली रात से कोई मेरे दिमाग में कई बार आ चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ। गुरु नारंग की भारी भरकम सोच ने कहा। कौन है वो मूर्ख? पता नहीं कौन है। मुझे अंदेशा है कि उसने मेरे चोर ख्यालात पढ़े होंगे। हमने तुम्हारे दिमाग के चोर खाने को इस तरह बंद किया है कि कोई तुम्हारे असल इरादों को नहीं जान सकेगा। क्या तुमने अपने दिमाग में आने वाले का लोबो लहजा याद नहीं रखा है? महागुरुदेव, वो बहुत चालाक था। पहले उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। जब मैंने चैलेंज किया कि सुबह तक मेरे गुरुदेव आकर उसकी असलियत मालूम कर लेंगे, तब उसने पूछा, ये गुरु नारंग कौन है? और मुझे तब पता चला कि बड़ी देर से कोई औरत मेरे दिमाग में आ रही थी। तुम उसका लबो लहजा याद करके बताओ। सोनिया ने एक बार अल्पा का लबो लहजा इख्तियार करके पूछा था कि गुरु नारंग कौन है। तेजपाल ने उसी लहजे को दोहराया। गुरु नारंग ने कहा, इस अंदाज में अल्पा बोलती है। वो यहूदी औरत बड़ी मक्कार है। तुम्हारे इरादे मालूम करने और चोर ख्यालात तक पहुंचने के लिए अनजान बनकर पूछ रही थी, जबकि मुझे अच्छी तरह जानती है। महागुरुदेव, उसने मुझे बहुत परेशान किया है। आप उसे सजा दें। मैं अभी उसे सजा देकर आता हूँ।
गुरु नारंग ने ख्याल ख्वानी की परवाज की, लेकिन उसे अल्पा का दिमाग नहीं मिला। और जब सोच की लहरों को किसी का दिमाग ना मिले तो इसका मतलब होता है वो मर चुका है या मर चुकी है। नारंग को ताज्जुब हुआ। उसने दूसरे इसराइली काबरीन के दिमागों में झांक कर देखा तो वह सब मामूल के मुताबिक थे। कोई अल्पा की मौत का सोग नहीं मना रहा था। नारंग ने फौज के काल अफसर के दिमाग में रहकर उसकी सोच में कहा, मुझे अल्पा से रब्ता करके अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों के बारे में पूछना चाहिए। वाल अफसर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। उसके ख्यालात कह रहे थे कि अल्पा से बराह रास्त रब्ता नहीं होता। वो खुद आती है या आर्मी इंटेलिजेंस का डीजी ब्रेन आदम उसे एक खुफिया नंबर के जरिए बुलाता है। आल अफसर ने रब्ता होने पर कहा, मिस्टर आदम, मैं अल्पा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप क्या बातें करना चाहते हैं? मुझे बताएं, जवाब मिल जाएगा। आल अफसर ने कहा, आप जानते हैं हम अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों की तरफ से परेशान रहते हैं। उनकी सही तादाद भी हमें मालूम नहीं। ब्रेन आदम ने कहा, यह बताया जा चुका है कि उनके 18 ख्याल ख्वानी करने वाले बड़ी हिकमत अमली से रुपोश रहकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। बाकी 6 टेलीपैथी जानने वाले गुरु नारंग के कब्जे में है। आल अफसर ने कहा, अल्पा ने कहा था कि गुरु नारंग से दोस्ती है। और अल्पा ने उन 6 टेलीपैथी जानने वालों के नाम भी बताए थे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो 6 ख्याल ख्वानी करने वाले हमारे किसी काम आ सकेंगे या नहीं। अल्पा को इस सिलसिले में खुलकर बात करना चाहिए, ब्रेन आदम ने कहा। गुरु नारंग आत्मा टेलीपैथी जानते हैं, किसी भी योगा जानने वाले के दिमाग में घुस जाते हैं। अल्पा के दिमाग पर भी दस्तक दिए कई बार आ चुके थे और उनका यह तरीका हम सबको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता था। वो अल्पा के दिमाग से अहम खुफिया राज मालूम कर सकते थे, बल्कि अल्पा को अपनी मामूल और ताबे बनाकर यहाँ हुकूमत कर सकते थे। अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। आल अफसर ने कहा, आप आर्मी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल हैं, आप भी बहुत से खुफिया अहम राजों से वाकिफ हैं। क्या वो जबरदस्त गुरु आपके दिमाग में घुसकर मालूमात हासिल नहीं करेंगे? आप फिक्र न करें, हमने अपने बचाव का रास्ता निकाल लिया। गुरु नारंग ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, आखिर अल्पा ने बचाव का रास्ता किस तरह निकाला। ये मालूम करने के लिए उसने आर्मी इंटेलिजेंस के डीजी ब्रेन आदम के लब लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो हैरान रह गया। उसकी सोच की लहरें यूं वापस आ गई थी जैसे ब्रेन आदम का दिमाग भी अल्पा की तरह मर चुका हो, जबकि ब्रेन आदम जिंदा था और फौज के आला अफसर से फोन पर बातें कर रहा था। मजीद हैरानी यह थी कि ब्रेन आदम को पता ही ना चला कि पराई सोच की लहरें आई हैं। वो फोन पर गुफ्तगू करते वक्त कुछ महसूस नहीं कर रहा था। इस बार गुरु नारंग ने महसूस किया कि उसकी सोच की लहरें अल्पा और ब्रेन आदम के दिमाग में नहीं पहुंची थीं। अगर पहुंचती तो वो उसे महसूस नहीं कर पाती। नारंग ने गुस्से से पूछा, अल्पा बहुत मक्कार है। ख्याल ख्वानी की ऐसी रुकावट के सोच की लहरें दिमाग तक भी ना पहुंचे, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये किसी साइंसी तकनीक से नहीं हुआ होगा। किसी बड़े विच डॉक्टर ने यह कमाल दिखाया है। उसने फौज के आला अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाकर फोन के जरिए कहा, ब्रेन आदम, मैं घनश्याम नारंग बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप इतनी देर से हमारे अफसर के जरिए अल्पा तक पहुंचना चाहते थे? मेरा मतलब है मालूम करना चाहते थे कि अल्पा का दिमाग कहाँ गुम हो गया है। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और इसके बावजूद मेरी सोच की लहरों को तुम्हारा दिमाग भी नहीं मिल रहा है। तुम लोगों ने अपने कितने अकाबरीन के दिमाग गुम किए हैं। अपने मुल्क और कौम पर तुम्हारी और नीलमा की हुक्मरानी को रोकने के लिए मैं और अल्पा काफ़ी हैं। मैं तुम दोनों के दिमागों के दरवाजे खोलना जानता हूँ। बड़ी खुशफहमी है, तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें गोली लगे या किसी तरह का जख्म लगे तो तुम पर असर नहीं होता। अगर गोली जिस्म में पेवस्त हो जाए तो तुम सर्जरी के किसी भी आले से खुद ही गोली निकाल लेते हो। किसी दिन हम पर भी गोली चलाओ, किसी भी तरह जख्मी करो, हम भी तुम्हारी तरह तमाशा दिखाएंगे और ऐसे वक्त भी तुम हमारे दिमागों के दरवाजे नहीं खोल सकोगे। इसका मतलब है किसी बहुत ज़बरदस्त जादूगर से अमल करा है। तुम्हारे सवाल का जवाब हमारी कामयाबी से मिल रहा है। मुझे उस विच डॉक्टर का नाम और पता बताओ, मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा। हम नहीं चाहते कि तुम भस्म हो जाओ। ये कहकर ब्रेन आदम ने रिसीवर रख दिया। गुरु नारंग अपनी जगह गुस्से से गरजने लगा। कस्में खाते हुए चैलेंज करने लगा कि वो स्विच डॉक्टर तक पहुंचने के लिए 40 दिनों तक दिन रात तपस्या करेगा। फिलहाल वो इसी तरह पेचोताप खा सकता था। अल्पा और ब्रेन आदम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सोनिया मालूम करना चाहती थी कि गुरु नारंग अल्पा के दिमाग में जाकर क्या बातें करेगा, क्योंकि नाराज होगा कि वो तेजपाल के दिमाग में क्यों आई थी। सोनिया ने 1 मिनट इंतजार किया ताकि गुरु नारंग पहले अल्पा के दिमाग में पहुंच जाए। फिर वो भी ख्याल ख्वानी के जरिए गई तो नाकामी हुई। उसकी सोच की लहरें भी अल्पा के दिमाग को छू ना सकीं और ऐसा किसी की मौत पर होता है। उसने भी बेयकीनी से सोचा कि अल्पा मर चुकी है। ये मालूम करने के लिए वो यके बाद दीगरे कई यहूदिया काबरीन के पास गई। उनमें से कोई अल्पा की मौत का सोग नहीं मना रहा था। उसने सोचा कि ब्रेन आदम अल्पा का राजदार है, उसे अल्पा की सही खबर होगी। वो ब्रेन आदम के पास गई तो फिर उसकी सोच की लहरें उसके दिमाग तक पहुंचने से पहले ही वापस आ गईं। मुख्तलिफ अकाबरीन के दिमागों में पहुंचते पहुंचते वो साल अफसर के दिमाग में भी पहुंची। उस वक्त गुरु नारंग उस अफसर के जरिए फोन पर ब्रेन आदम से कह रहा था, मैं तुम दोनों के दिमागों के दरवाजे खोलना जानता हूँ। इसके बाद फोन पर नारंग और ब्रेन आदम की जो बातें होती रहीं उन्हें सोनिया सुनती रही। उसे खुशी हुई कि अल्पा और ब्रेन आदम ने लोहे को लोहे से काटा है। अगरचे वो अपनी चालबाजियों से सोनिया और हम सब के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते थे, लेकिन हमें मुश्किलात से गुजरने में ही मजा आता है। सोनिया ने मुझे पारस और पोरस को, सानिया और फहमी को अल्पा की मौजूदा हिकमत अमली के मुतालिक बताया और ताकीद की कि तमाम टेलीपैथी जानने वाले सुराग और सानों को भी यह मालूमात फराहम कर दी जाएं। वह सुबह 7 बजे न्यूयॉर्क पहुंच गई।
सोनिया ने ख्यालख्वानी के जरिए पोरस से कहा, तुम जीनी के साथ जाओ, मैं तेजपाल का ताकुब करूंगी। अब गुरु नारंग उसके जरिए कोई चाल चल सकते हैं। वैसे यह भी मालूम करना है कि तेजपाल अमेरिका क्यों आया है। जहाज रनवे पर उतर चुका था, मुसाफिर अपना दस्ती सामान उठा रहे थे। पोरस ने जीनी से कहा, हम एक दूसरे से जरा दूर रहकर राब्ता रखेंगे, क्योंकि तुम्हें अब नॉर्मल या नीम पागल समझकर दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे वक्त मैं तुम्हारे काम आऊंगा। जीनी के दिल में चोर था, वो भेस बदले हुए थी, और ये अंदेशा था कि अमरीकी सुरागरसां उसे तलाश कर रहे होंगे। वह सुरागरसां उसकी किसी हरकत से अब नॉर्मल होने का शुबा कर सकती हैं। वो बोली, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तनहा नहीं रहूंगी, कोई मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा कि मैं लंदन में कहाँ रहा करती थी। उसे अंदेशा था कि कोई उसे पागल खाने से भागी हुई जीनी समझ सकते हैं। पोरस ने कहा, तुम मेरा साथ चाहती हो तो मैं हमेशा साथ रहूंगा। वो बातें करते हुए त्यारे से बाहर एयरपोर्ट की इमारत में आई। वो बोली, तुम यहाँ इसी दोस्त के पास जाओगे जिसने तुम्हारी जीनी को यहाँ देखा है। पोरस ने मोबाइल फोन निकालकर ऑपरेट करते हुए कहा, मैं अभी अपने दोस्त से मालूम करता हूँ। उसने फोन को कान से लगाकर कहा, हेलो जिमी, मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हूँ। वो खामोश होकर सुनने लगा, फिर बोला, क्या तुम न्यूयॉर्क में नहीं हो? अपनी फैमिली के साथ शिकागो चले गए हो? मगर यार, तुमने तो कहा था कि जीनी। उसने बात अधूरी छोड़कर कुछ सुना, फिर कहा, ये क्या कह रहे हो? तुमने खत में ये नहीं लिखा था कि जीनी को अस्पताल में देखा था? अब कह रहे हो वो बीमारी से मर गई है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम और तुम्हारी बीवी ने मुझे यहाँ बोझ समझ लिया था, इसलिए छुट्टी मनाने दूसरी जगह चले गए हो। मेरी जीनी जिंदा है, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। उसने फोन बंद कर दिया। जीनी ने कहा, तुम अपनी महबूबा का लबो लहजा याद करके बताओ, मैं अभी मालूम करूंगी। पोरस थोड़ी देर तक सोचता रहा कि कौन सा लबो लहजा बताए। फिर उसने याद करने के अंदाज में एक नस्वानी आवाज में लबो लहजा बताया। वह हैरानी से उसे देखती हुई बोली, अच्छी तरह याद करो, क्या यही लबो लहजा है? बिल्कुल यही है, मेरी याददाश्त अच्छी है। ओ गॉड, तुम मेरी माँ से प्यार करते थे? माँ? वो घबरा कर बोला, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी वालदा तो बूढ़ी होंगी। तुम बूढ़ी होने की बात करे, वो तो बहुत पहले मर चुकी हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मगर हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? तुम्हारी वालदा जीनी बनकर, यानी कि आत्मा बनकर मेरे पास आई होंगी। आत्मा? ये आत्मा क्या चीज़ है? वो मैं हिंदू हूँ। हमारे धर्म में यह कीदा है कि इंसान मरने के बाद दूसरी बार जन्म लेकर आता है। शायद तुम्हारी वालदा फिर से जन्म लेकर जवान लड़की बनकर मुझे नजर आई थी। तुम्हारी बात बेतुकी है। कोई भी जन्म लेकर पहले बच्ची होती है, फिर जवान होती है। मेरी माँ पैदा होते ही जवान कैसे हो जाएगी? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। क्या तुम अपनी माँ की हम शक्ल हो? हाँ, हम माँ बेटी हम शक्ल थी नहीं है। वो बिल्कुल तुम्हारी हम उम्र है। कुछ अजीब बहकी बहकी बातें करती थी। कैसी बातें? वो कहती थी, मैं तुम्हारे सामने हूँ मगर तुम्हारे सामने नहीं हूँ। मैं तो यूरोप के एक पागल खाने में हूँ। जीनी ने परेशान होकर सोचा, ये नहीं जानता है कि मैं भेस बदल चुकी हूँ। अगर चेहरे से मेकअप उतार दूं तो अपनी माँ जैसी दिखाई दूंगी। फिर ये कैसी अजीब बात है कि इसकी महबूबा का नाम भी जीनी है? पोरस ने पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुमने मेरी माँ जैसा लबो लहजा बताया है, मैं उसके जरिए ख्यालख्वानी कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारी जीनी का दिमाग नहीं मिल रहा। पोरस ने बड़े दुख से कहा, ओह गॉड, फिर तो मेरे दोस्त ने सच कहा है कि वह अस्पताल में मर चुकी है। आह जीनी। हाँ बोलो। मैं तुम्हें नहीं, मरने वाली को पुकार रहा हूँ। मुझे एक बार फिर पुकारने दो। आह जीनी, मैं तुम्हारे बगैर न्यूयॉर्क में कैसे रहूंगा? यहाँ ना रहो, मैं वॉशिंगटन जाना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। अब तो इतने बड़े मुल्क में तुम ही रह गई हो, जहाँ ले चलोगी वहाँ चलूंगा। उसने सोनिया से कहा, मामा मैं इसके साथ वॉशिंगटन जा रहा हूँ। सोनिया ने कहा, अजीब इत्तेफाक है, तेजपाल भी डोमेस्टिक फ़्लाइट के जरिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। तमाम अमरीकी अकाबरीन भी वहीं हैं, ये किसी खास मकसद से जा रहे हैं। पोरस ने कहा, और जीनी का मकसद तो मालूम है। जिन अकाबरीन ने उसे बरसों से पागल खाने में कैद रखा, उनसे इंतकाम लेने जा रही है। इसका ख्याल रखो कोई बड़ी गलती ना कर बैठी। सोनिया भी डोमेस्टिक फ़्लाइट का टिकट लेकर तेजपाल के पीछे चल पड़ी। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि गुरु नारंग खतरनाक विच डॉक्टर भी है और आत्मा टेलीपैथी भी जानता है। एक जगह बैठकर अपने मुखालफिन से निमट सकता है। फिर उसने तेजपाल को किस मकसद के लिए वॉशिंगटन भेजा, ये एक मुअम्मा था। और सोनिया के लिए कोई पेचीदा बात मुअम्मा नहीं रहती, वो उसे ज़रूर हल करती है। अब देखना था कि वो तेजपाल के पीछे कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। पोरस एयरपोर्ट पर चोर नज़रों से आसपास और दूर दूर तक ताड़ रहा था। उसने कहा, जीनी मैं एक शख्स को देख रहा हूँ, वो लंदन से हमारे ही जहाज़ में आया। अब उसके साथ एक दूसरा शख्स है, वो दूर से आते जाते तुम्हें देख रहे हैं। प्लीज़ तुम इधर उधर ना देखना, उनसे अनजान बनी रहो तो बेहतर है। जीनी ने कहा, तुम ना कहते तो मैं उनकी ऐसी तैसी कर देती। ऐसी गलती कभी ना करना। पूरे मुल्क की पुलिस और फौज तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि तुम इस मुल्क में आ गई हो। एक तो वो तुम्हारी सलाहियतों से खौफजदा होंगे, फिर ये इत्मीनान भी होगा कि अपने मुल्क में आ गई हो। लिहाजा बड़े इत्मीनान से और बड़ी हिकमत अमली से तुम्हें काबू में करेंगे। तुम क्या चाहते हो? मुझे क्या करना चाहिए? हम किसी फ्लाइंग कंपनी से हेलीकॉप्टर या त्यारा किराए पर लेकर जाएंगे। ये भी मालूम होता रहेगा कि किस तरह तुम्हारा ताकुब किया जा रहा है। वो दोनों एयरपोर्ट की इमारत के बाहर आए, फिर एक टैक्सी में बैठकर जाने लगे। पोरस ने पागल खाने में जीनी को इबादत के बाद कई जुबानों में दुआएं मांगते सुना था। उसने अनजान बनकर इब्रानी जुबान में पूछा, तुम्हें ये जुबान आती है? हाँ आती है। मैं समझ रही हूँ, टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी में अंग्रेजी बोलना मुनासिब नहीं।
पीछे देखो, एक ब्लू रंग की कार एयरपोर्ट से हमारे पीछे आ रही है। अब वो जिस रास्ते पर मुड़ रही है उसी रास्ते से एक सफ़ेद कार चली आ रही है। तुम्हारा ताक़ुब करने और तुम्हें नज़र में रखने के लिए कारें बदलती रहेंगी और पूरे शहर की इंटेलिजेंस वालों के मोबाइल फ़ोन ऑन होंगे। फिर तो हम रेंटेड हेलीकॉप्टर या त्यारे में भी महफूज नहीं रहेंगे। ताक़ुब करने वाली कंपनी के रजिस्टर से मालूम कर लेंगे कि हम वाशिंगटन जा रहे हैं। उनकी मालूमात के ज़राए हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा हैं, मगर वो नहीं जानते कि हमारे हौसले उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा साबित होंगे। उन्होंने एक फ्लाइंग कंपनी में जाकर मालूम किया, उस वक्त कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, एक छोटा त्यारा था। उन्होंने वाशिंगटन तक जाने के लिए उसे चार्टर कराया। उसने फ्लाइंग के लिए अपने कागजात दिखाए, जिनकी मदद से वह एक माहिर पायलट था, लिहाजा उन्हें फ्लाइंग कंपनी के पायलट की ज़रूरत नहीं थी। जीनी ने त्यारे में सवार होते वक्त कहा, मैंने कंपनी के एक इंजीनियर के ख्यालात पढ़े। वो कंपनी के जहाज़ों की मरम्मत करते हैं और परवाज से पहले उन्हें चेक करते हैं। हाँ, अभी वह हमारे साथ जहाज़ चेक कर रहा था। उसके चोर ख्यालात से मालूम हुआ है कि उस त्यारे में एक डिटेक्टर लगा हुआ है। अगर हम वाशिंगटन का रास्ता छोड़कर किसी दूसरी जगह जाएंगे तो इंटेलिजेंस वालों को उस दूसरी जगह का सुराग मिल जाएगा। रनवे पर फ्लैग सिग्नल मिलने लगा। पोरस ने त्यारे के इंजन को स्टार्ट किया, फिर उसे रनवे पर दौड़ाते हुए फिजा की बुलंदी पर परवाज करने लगा। वो बोली, क्या हमाकत है, जब हमें वाशिंगटन जाना ही है तो उसे डिटेक्टर को लगाने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें वाशिंगटन जाने की जल्दी क्यों है? अभी दिन को ना सही रात को जा सकती हो। कल किसी वक्त हम वहां पहुंच सकते हैं। क्या तुम चाहते हो अभी हम वाशिंगटन ना जाएं? आज जाने या कल में क्या फ़र्क है, जबकि डिटेक्टर भी लगा हुआ है। वहां तो जाना ही होगा। वहां मुसल्ला आर्मी तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार होगी। क्या तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही? तुम उनके लिए टेलीपैथी का बहुत बड़ा सरमाया हो। वो कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें ढील दे रहे हैं। तुम चाहते हो हम वाशिंगटन से पहले ये जहाज़ कहीं उतारें? क्या पुलिस या फौज वहां नहीं आ सकेगी? जब हम इंजीनियर के साथ ये जहाज़ चेक कर रहे थे तो मैंने देखा था, फ्लाइंग कंपनी के असूलों के मुताबिक ऊपर के खानों में पैराशूट्स रखे हुए हैं, ताकि कभी जहाज़ में अचानक खराबी हो तो सफ़र करने वाले पैराशूट्स के ज़रिए हिफाजत से ज़मीन पर उतर सकें। तुम जाओ, एक पैराशूट पहनो, फिर आकर मेरी सीट संभालो। मैं भी एक पैराशूट पहनूंगा। क्या हम जहाज़ से छलांग लगाएंगे? रास्ते में कई पहाड़ी वीरान इलाके हैं, वहाँ किसी जगह छलांग लगाएंगे। जहाज़ दूर कहीं जाकर गिरेगा, हम वहाँ से फरार होकर रास्ते बदल कर वाशिंगटन जाएंगे। तो ऐसे वक्त मुखालफिन हमें जगह जगह ढूंढते फिरेंगे। हमें वाशिंगटन में छुपने की बहुत सी जगह मिल जाएगी। वो खुशी से लिपट कर बोली, तुम मुझे कहाँ कहाँ से बचा कर ला रहे हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बाकमाल हो सकते हो। तुम जब तक लिपटी रहोगी जहाज़ कांपता, थरथराता और डगमगाता रहेगा। ये तो नाइंसाफ़ी है कि तुम मुझे संभालो और मैं जहाज़ को संभालने में लगा रहूं। वो अलग होकर ऊपरी खाने से पैराशूट निकाल कर उसे पहनने लगी। इसके बाद पोरस की सीट पर आई। पोरस वहां से उठकर एक जैकेट पहनने के बाद उसके पास आकर उससे लिपट कर बोला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह जहाज़ उड़ा सकती हो। हाय, तुम मुझे कहाँ से कहाँ लिए जा रही हो? जीनी के तमाम बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो हिचकिचाती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर पहले तुमने भी यही किया था। प्लीज़, जहाज़ गिर जाएगा। कोई बात नहीं, हम दोनों ने पैराशूट्स पहने हुए हैं। अरे, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? पागल खाने में मैं जब उस पर दाव आजमाने के लिए लिपट गई थी तो मुझे ऐसे ही लगा था। अभी अभी ऐसे ही लग रहा है जैसे वो आ गया हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दोस्त ने झूठ बोला है। मेरी जीनी जिंदा है, मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगी। यकीन ना हो तो एक नज़र ज़रा घुमाकर देख लो। वो सर घुमाकर उसे देखते ही चौंक गई। उसने रेडीमेड मेकअप हटा लिया था। वो हैरानी से बोली, तुम अभी तक मुझे धोखा दे रहे थे? तुम भी मुझे धोखा दे रही थी। चेहरे से मेकअप उतारोगी तो सिर्फ मुझे धोखेबाज नहीं कहोगी। बाय द वे, इश्क मोहब्बत में ऐसा होता ही रहता है। वो विंड स्क्रीन के पार देखती हुई ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। पोरस ने कहा, वो देखो अब वीरान और पहाड़ी इलाका है, उठो यहाँ से। उसने सीट छोड़ दी। पोरस ने सीट संभाल कर कहा, जैसे ही मैं कहूँ दरवाज़ा खोल देना, मैं सीट छोड़कर आ जाऊँगा। उसने यही किया। पोरस ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहकर रफ्तार तेज की कि वो काफ़ी दूर तक पायलट के बगैर सीधा जाए। वो सीट छोड़कर तेज़ी से दरवाजे पर आया। फिर दोनों ने यके बाद दीगर हज़ारों फुट की बुलंदी से छलांग लगा दी। इसके साथ ही जैकेट को खोला। नीचे गिरते हुए एक हुक को ऊपर से नीचे किया। पैराशूट्स एक झटके से खुल गए। उन दोनों के गिरने की रफ्तार ऐसी हो गई जैसे वो बड़ी आहिस्तगी से फिजा में झूलते हुए ज़मीन पर उतर रहे हों। वो जहाज़ बहुत दूर पहाड़ी चट्टानों के पीछे जाकर गुम हुआ। फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उन चट्टानों के पीछे से आग के भरपूर शोले उभरे। फिर डिटेक्टर से मुंसलिक रहने वाले तमाम मॉनीटर तारीख हो गए। मुख्तलिफ शहरों की तहकीकाती टीमें एक दूसरे से रब्ता करके बताने लगी कि त्यारा फ्लाइंग रूट से गायब हो गया है। शायद डिटेक्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है।